इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। अध्याय 221। अरे, इस समय डिप्टी ऑपरेटर माँ का चेहरा भी बदल गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चीफ ऑपरेटर, तो अब और बकवास मत करो। चीफ ऑपरेटर ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और कहा, वरिष्ठों ने पहले ही अपनी गहरी असंतुष्टि व्यक्त की है और लगभग गाली देने लगे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि 3 अयोग्य प्रशिक्षकों का परिचय किसने कराया। क्या तुम उनके शब्दों का अर्थ समझते हो? क्या? डिप्टी ऑपरेटर माँ का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसी समय अन्य लोग भी चकित थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समस्या इतनी बड़ी होगी। ये वरिष्ठों के शब्द थे जो संकेत दे रहे थे कि इस मामले में कौन दोषी था। 3 अयोग्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि तीनों प्रशिक्षकों की हरकतें उनकी सहनशीलता की सीमा को पार कर गई थीं। अगर इससे कोई तूफान न आता तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें उन लोगों को स्पष्टीकरण देना होगा जो इस मामले के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि तीनों मेंटरों का परिचय किसने कराया, जिसका मतलब था कि उनके वरिष्ठ भी जवाबदेह होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस तरह की सीधी पूछताछ के परिणाम सजा से लेकर बेरोजगारी तक हो सकते हैं। डिप्टी ऑपरेटर माँ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, वरना उनका चेहरा इतना पीला नहीं होता। चीफ ऑपरेटर एम, डिप्टी ऑपरेटर माँ ने खड़े होकर कुछ उलझन के साथ जल्दी से पूछा। अगर वाकई कुछ गलत हुआ और उन्हें ऐसे आरएफटी का सामना करना पड़ा तो उनके संरक्षक भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। इस समय वह वास्तव में डरे हुए थे। सौभाग्य से चीफ ऑपरेटर ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। चीफ ऑपरेटर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने वरिष्ठों से कहा कि उन तीनों ने खुद ही नौकरी के लिए आवेदन किया है। उफ! उसकी बात सुनकर डिप्टी ऑपरेटर माँ चौंक गए, जिसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक लंबी आह भरी। केवल अपने दिल की तेज धड़कन सुनी, उनका सिर पसीने से लथपथ था। हालांकि आखिरकार वे थोड़ा शांत हुए। उसने मुख्य संचालक की ओर कृतज्ञता से देखा और कहा, धन्यवाद धन्यवाद मुख्य संचालक। ठीक है, बकवास मत करो। मुख्य संचालक ने हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। उप संचालक माँ ने बार बार सिर हिलाया। इस समय वह अपने मन में मुख्य संचालक से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं था। बाकी लोगों के लिए मुख्य संचालक ने दूसरों की ओर देखा और कहा, इस मामले के लिए हर कोई जिम्मेदार है, इसलिए आप में से हर किसी को इसे ठीक से संभालना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला जा सका तो इस महीने सभी बोनस रद्द कर दिए जाएंगे। जैसे ही यह टिप्पणी की गई, सभी के चेहरे बदल गए। वे कुछ हद तक असहाय और क्रोधित थे। वे पूरी तरह से दुर्घटनावश फंस गए थे। सभी को अब काम पर लग जाना चाहिए। मुख्य संचालक ने सीधे दस्तावेज उठाया और जाने के लिए मुड़ गया। जहां तक उप संचालक माँ का सवाल है, वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। करीब आधे घंटे बाद वह कार्यक्रम समाप्त हो गया जिसमें तीनों लोगों को बतौर मेंटर आमंत्रित किया गया था। जैसे ही होस्ट ने कार्यक्रम समाप्त किया, एक व्यक्ति जल्दबाजी में आया। रुको! इस व्यक्ति ने चीख मारी। सभी ने मुड़कर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह व्यक्ति डिप्टी ऑपरेटर माँ निकला। इस समय वह भौहें सिकोड़ रहा था और उसका चेहरा भयावह था। रुको! क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? रिकॉर्डिंग बंद करो! डिप्टी ऑपरेटर माँ ने उन्हें डांटा। फिर मोटे आदमी और अन्य 2 मेंटरों की ओर देखते हुए कहा, तुम तीनों यहाँ आओ। वूश! तीनों लोगों के दिल धड़क रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वे उठे और आज्ञाकारी ढंग से डिप्टी ऑपरेटर माँ के पीछे पीछे बिना कुछ कहे उनके दफ्तर तक चले गए। तुम्हारे पिछले शो में क्या गड़बड़ थी? डिप्टी ऑपरेटर माँ ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। कौन सा कार्यक्रम? मोटे आदमी ने सावधानी से पूछा। तीनों ने कुछ बातें की और डिप्टी ऑपरेटर माँ से अनुरोध किया कि वे उन्हें यहाँ काम करने दें। इसलिए डिप्टी ऑपरेटर माँ के गुस्से को देखते हुए वे सावधान हो गए और लापरवाही से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो? डिप्टी ऑपरेटर माँ ने उन्हें घूर कर देखा और आगे कुछ नहीं कहना चाहा। उनका स्वर ठंडा हो गया और उन्होंने सख्ती से कहा, ठीक है, मुझे भी कारण में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप तीनों को अभी वित्त विभाग में जाना चाहिए और अपना वेतन लेना चाहिए। फिर जहाँ तक हो सके भाग जाओ। क्या? तीनों लोग चौंक गए और उनके चेहरे के भाव बहुत बदल गए। बड़े भाई माँ, क्या हो रहा है? क्यों? मोटे आदमी ने जल्दी से पूछा। क्या ये हाल ही में ऑनलाइन लोगों की राय के कारण है? बड़े भाई माँ, ये बदनामी है। हमने कार्यक्रम को सामान्य रूप से रिकॉर्ड किया। ये हान्यांग है जिसने हमें गलत तरीके से बदनाम किया और लोगों की राय को प्रभावित किया। हम उस पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भाई माँ, अगर यही कारण है तो आपको हमारी मदद करनी होगी। उसके खिलाफ मुकदमा दायर करें। डिप्टी ऑपरेटर माँ गुस्से से हंसे, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपने क्या किया है? क्या आपको अपनी खुद की क्षमता का पता नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप हान्यांग से तुलना कर सकते हैं? उसने कुछ ही दिनों में 50 उत्कृष्ट कृतियां बनाई। आपके पास दिखाने के लिए क्या है? क्या आपको एहसास नहीं है कि यह मामला मेरे वरिष्ठों द्वारा पहले ही सुना जा चुका है? आपने मुझे लगभग इसमें शामिल कर लिया। क्या बकवास है? तुरंत बाहर निकलो और मेरी आंखों के सामने फिर से मत आना। तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बड़ा विवाद बन जाएगा।
क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात दोहराऊं? तीनों लोगों के हाव भाव देखकर डिप्टी ऑपरेटर मां ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त हो, इसलिए भविष्य में सावधान रहना। तीनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे बाहर निकल गए। वे वित्त विभाग में भी नहीं गए और सीधे टीवी स्टेशन से निकल गए। चश्मे वाले आदमी के घर तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हमें क्या करना चाहिए? मोटे आदमी ने गहरी सांस ली। हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते। चश्मे वाले आदमी ने अपना मोटा चश्मा पकड़ा और बेरहमी से बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम बहुत परेशानी में पड़ गए, इसलिए मिस्टर ली की हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी जरूर है। ये सही है, अगर वह न होता तो हम इस मुश्किल में नहीं पड़ते। उसे हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कटे हुए बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। मैं उसे फोन करूंगा। मोटे आदमी ने अपना सेल फोन निकाला और सीधे ली चेंग का फोन नंबर डायल किया। ली, हम तीनों को अभी अभी टीवी स्टेशन से निकाल दिया गया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप इस बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो हमें यह मामला सार्वजनिक करना होगा। और फिर फोन कॉल आधे घंटे से ज्यादा चली, लेकिन ली चेंग ने आखिरकार इस अवधि के दौरान उन्हें चुप रहने के लिए 1.5 मिलियन युआन प्रति व्यक्ति देने पर सहमति जताई, जब तक कि सब कुछ शांत न हो जाए। उसने कुल 7.5 मिलियन युआन का भुगतान किया, जिसमें इस बार 4.5 मिलियन युआन और पिछली बार 3 मिलियन युआन शामिल थे, जिससे ली चेंग का दिल दुख गया। उसे लगा कि 2 या 3 मिलियन युआन खर्च करके गड़बड़ करना ठीक है, लेकिन जब उसने 7 या 8 मिलियन युआन खर्च कर दिए तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बहुत परेशान करने वाला हानयांग। ली चेंग ने गुस्से में गाली दी और तुरंत बहुत बुरा महसूस किया। उसने शांग जिंग के लिए एक नंबर डायल करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। अरे, वहाँ क्या चल रहा है? अनन्या आज दोपहर तय कार्यक्रम के अनुसार शो में आएगी। जैसा प्लान किया है वैसा करो और जब ये हो जाएगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ली चेंग ने कुछ दर्द के साथ कहा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। अपनी बात खत्म करने के बाद उस आदमी ने फोन रख दिया। इस पल ली चेंग को वाकई बहुत बुरा लगा। उसने दोनों लोगों को प्रति व्यक्ति 1 मिलियन युआन देने का वादा किया, इसलिए उसने कुल मिलाकर 9.5 मिलियन युआन खर्च किए थे। हालांकि उसकी कुल जमा राशि 20 मिलियन युआन से भी कम थी। सच में, अगर किसी की जमा राशि आधी कर दी जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हालांकि उनका मानना है कि जब तक वे अनन्या को अपने हाथों में ले पाते हैं और उसके अनुसार उसे विकसित कर पाते हैं, तब तक वह उनके लिए निश्चित रूप से 10 मिलियन युआन से अधिक का लाभ लाएगी। लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। दोपहर 2 बजे शांग जिंग टीवी स्टेशन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैप्पी शो शुरू हुआ। अनन्या और अन्य 3 सितारे मंच पर कुल 5 होस्टों के साथ गेम खेल रहे थे और कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। अनन्या के साधारण टैलेंट शो के बाद होस्टों में से एक एन कियांग ने अपना आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। अनन्या, अब तुम एक बड़ी हस्ती हो। मैंने सुना है कि तुमने दूसरे कार्यक्रम में मेंटरों के मूल्यांकन पर सवाल उठाए थे। क्या तुम हमें बता सकती हो कि उस समय तुम क्या सोच रही थी? जैसे ही यह टिप्पणी की गई, माहौल ठंडा हो गया। अनन्या ने कोई भावना नहीं दिखाई और कोई जवाब नहीं दिया। इस बिंदु पर क्षेत्र नियंत्रण के लिए जिम्मेदार मेजबान ने तुरंत कदम उठाया और कहा, जियावान का मतलब था कि बहुत से लोग अनन्या के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक थे। बेशक, हर कोई अनन्या का समर्थन करता है। यदि यह सुविधाजनक है तो कृपया सभी की जिज्ञासा को संतुष्ट करें। यदि नहीं तो हम इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने एन की आंख को एक अजीब नज़र से देखा। वास्तव में इस तरह की समस्या से चुप्पी की संभावना थी। मैं आपको बता सकता हूँ। इस समय अनन्या ने अपना सिर धीरे से हिलाया और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। एक कहावत है जिसे सभी को सुनना चाहिए, वह है सुअर के सामने मोती फेंकना। सुअर के सामने मोती फेंकना। एक और ब्रशकट आदमी ने तीखे शब्दों में कहा, अनन्या, आपने मौके पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप कहती हैं कि आप उस समय सुअर के सामने मोती फेंक रही थीं। क्या आप उन गुरुओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमला कर रही हैं, या हाल ही में लोकप्रिय हुए हानयांग ने आपको आत्मविश्वास दिया है? पफ। फील्ड कंट्रोल के प्रभारी होस्ट का गला लगभग अपनी ही लार से भर गया। उसने जल्दी से कहा, इस मुहावरे के कई अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं कि अपमानजनक हो। इतनी देर तक बात करने के बाद सभी को प्यास लगनी चाहिए। कृपया कुछ पी लें, स्टाफ, और हम अगले चरण पर जाने से पहले कुछ मिनट आराम कर सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह एनकियांग और ब्रश कट वाले आदमी के साथ जल्दी से अलग हो गया। उसने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि जब वे बात करना समाप्त कर रहे थे तो दोनों पुरुषों के सेल फोन बज उठे। उन्होंने उन्हें निकाल लिया और संदेश पढ़ने के बाद उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। जियांग युआन टीवी स्टेशन के 3 मेंटर को निकाल दिया गया था। फुफकार, ये वास्तव में एक बारूदी सुरंग थी। भाड़ में जाओ, ली चेंग, क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो? जब वे डर रहे थे तब कार्यक्रम रिकॉर्ड करना जारी रहा। इस बार होस्ट के बोलने का इंतजार किए बिना ब्रश काटने वाले ने जल्दी से अनन्या से कहा, अनन्या, मैं अभी थोड़ा थका हुआ था, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाया। मेरा मतलब था कि तुम उस समय सुअरों के सामने मोती फेंक रही थी।
कुछ लोग जो नहीं जानते उसे समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, असल में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा हानयान के साथ अच्छा रिश्ता है। हाँ, बस इतना ही। हाँ, मैं भी इसके बारे में उत्सुक हूँ। एन कियांग ने कहा, हालांकि अनन्या द्वारा गाए गए गाने उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ और गायन कौशल पूरी तरह से उत्कृष्ट हैं। मेरी नज़र में तुम्हारी आवाज़ शीर्ष पायदान पर है और स्वाभाविक लगती है, जो आकर्षक है। मेरे पास तुम्हारे सभी एल्बम घर पर हैं। अध्याय 222। दोनों लोगों ने जो कुछ कहा उसे सुनकर फील्ड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होस्ट और बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। कुछ ही पल पहले उन्होंने दुर्भावना से बात की थी, तो अब उनके शब्दों में कोई दम क्यों नहीं था? क्या उनमें चापलूसी का भी कोई संकेत था? हालांकि ऐसा माहौल बुरा नहीं था। हैप्पी शो खुशी को बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिससे लोग सहज और हल्का महसूस करते थे। अनन्या ने भी फिर से बोलना शुरू करने से पहले दोनों लोगों को एक अजीब नज़र से देखा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से कैमरे की तरफ देखा और थोड़ा सिर हिलाया, फिर बोली, मैं जो सोच रही थी वह आप दोनों होस्टों ने जो कहा उसके समान ही था। मैंने उनकी मंशा पर सवाल उठाया। भले ही मेरे गाने उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं और मेरे एल्बम अच्छी तरह से नहीं बिके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा गायन खराब है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एन कियांग ने ताली बजाई और कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, अनन्या की आवाज़ में एक स्वर्गीय गुण है जो किसी परिलोक से आई चीज़ की तरह लगता है। एन कियांग ने एक नए तरह का आक्रामक व्यवहार किया जिसने अन्य होस्टों को चकित कर दिया। इन दोनों लोगों का रवैया ब्रेक से पहले और बाद में इतना अलग क्यों था? क्या पानी की बोतल वाकई इतनी ताज़ा थी? उसकी थोड़ी चापलूसी करने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह कार्यक्रम रिकॉर्ड किया, लेकिन एन कियांग और ब्रश कट वाले व्यक्ति ने अनन्या पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। अनन्या को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने के लिए उन्होंने उससे कुछ आसान और दिलचस्प सवाल पूछे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि शूटिंग बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। एंटरटेनमेंट सर्कल में सभी को इस मामले के बारे में पता लगाने में सिर्फ एक दोपहर लगी। लाखों नेटिजन्स ने जियांग युआन टीवी स्टेशन के तीनों मेंटरों को डांटा था। परिणामस्वरूप उन 3 लोगों से जुड़े कार्यक्रम, जिनमें निकट भविष्य में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम और अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए कार्यक्रम शामिल थे, सभी प्रतिबंधित कर दिए गए। हालांकि एसएपीएफटी ने कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि तीनों लोगों को नेटवर्क से निकाल दिया गया था। यह उन्हें बेतुका लगा, लेकिन यह उनकी आंखों के सामने हुआ। इस समय हांगकांग रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में मीकी एक मीटिंग आयोजित करने में व्यस्त थी। कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग 13 या 14 लोग थे, जिनमें से सभी विभाग प्रमुख थे। आप सभी जियांग युआन टीवी स्टेशन की घटना को जानते हैं, इसलिए पहले अपनी राय व्यक्त करें, मीकी ने आह भरते हुए कहा। उसे सिरदर्द होने लगा था। कहने की जरूरत नहीं है, इस घटना के बाद जियांग युआन टीवी स्टेशन के साथ हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। आखिरकार ये हमारी कंपनी का एक मनोरंजन करता ही था जिसने उनके टीवी स्टेशन पर 3 सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा मैंने सुना है कि मुख्य संचालक की उसके वरिष्ठों द्वारा आलोचना की गई थी। उनमें से एक, जो कि 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, ने धीरे से कहा, वैसे भी हमारी कंपनी के एक मनोरंजनकर्ता के रूप में अनन्या को टीवी स्टेशन के साथ संबंध तोड़ने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन उसने इस बार वास्तव में एक सफल बदलाव किया है और उसके वापस आने की उम्मीद है। पैकेजिंग और प्रचार के कई दौर के बाद मुझे यकीन है कि वह फिर से लोकप्रिय हो जाएगी और कंपनी के लिए वह जो लाभ लाएगी वह टूटे हुए रिश्ते की भरपाई के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मूल्यांकन बहुत ही उचित था। वास्तव में उसने अनन्या की भविष्य की संभावनाओं को अनुकूल रूप से देखा, लेकिन वह संसाधनों के बजाय प्रचार का प्रभारी था। उसे अजीब लगा कि कंपनी अनन्या को संसाधन नहीं दे रही है, और उसने सोचा कि मीकी संकीर्ण सोच वाला है और कुछ साल पहले अनन्या के चले जाने के कारण उसे परेशान कर रहा है। लेकिन अब जियांग युआन टीवी स्टेशन के साथ हुई घटना के बाद उसे लगा कि अनन्या वापसी से बस एक कदम दूर है, और अगर कंपनी उसे बढ़ावा देने का मौका चूक जाती है तो ये शर्म की बात होगी। आपने जो कहा है वह उचित है, मेंकी ने अंदर ही अंदर आह भरी। इस मामले की वजह से ली चेंग बहुत गुस्से में थी, यहाँ तक कि उसने भी नहीं सोचा था कि अनन्या इतनी भाग्यशाली होगी और उसे हानयान का समर्थन मिलेगा। इसने उनकी योजना को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। ली चेंग के कई दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए फ़ोन किया था और उनमें से कुछ ने लगभग कसम खा ली थी। बाकी सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मीकी ने उन पर नज़र डालते हुए कहा। मुझे भी लगता है कि हमें उसे बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अनन्या की सफलता बहुत सारे लाभ ला सकती है। ये बिना कहे ही स्पष्ट है कि अतीत में पैसे कमाने की उसकी क्षमता किसी से कम नहीं थी। ये सही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले को अनदेखा किया जा सकता है। अंत में एक विरोधी राय सुनी गई। मेकी की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने देखा, उसने एक महिला को देखा जो ली चेंग का समर्थन कर रही थी, इसलिए उसने एक उत्साहजनक लहजे का इस्तेमाल किया और कहा, मुझे अपने विचार बताओ। ठीक है। उसकी बात सुनने के बाद पोनीटेल वाली लड़की ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह घटना अनन्या की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ओफी ने कार्यक्रम में क्या कहा था।
गुरुओं का अपमान करना और उन्हें गाली देना अच्छा नहीं है। वे हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके लिए सामान्य शिष्टाचार भी न दिखाना अक्षम्य है। जैसे ही यह टिप्पणी की गई, कई लोग पहले से ही इसका खंडन करने के लिए तैयार थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मेइकी ने कहा, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए उसकी वापसी को रोक देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जनता की राय बदलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हानेआन का इतना प्रभाव होगा। पोनीटेल वाली लड़की ने भावुक होकर अपना सिर हिलाया। उसने ये भी कल्पना की कि अगर वह एक दिन धूम मचा सके तो कैसा होगा। ये कितना शानदार नज़ारा होगा। ये सही है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बार बार कहा। केवल हानेआन की एक पोस्ट की वजह से उन 3 बदकिस्मत लोगों को निकाल दिया गया। अब तक केवल इस मामूली उपस्थिति के साथ हानेआन जनता की राय को निर्देशित करने में सक्षम था। उसका प्रभाव भयानक है। वह शायद एंटरटेनमेंट सर्कल में इतनी जल्दी लोकप्रिय होने वाला पहला व्यक्ति है। 50 या उससे ज़्यादा सितारों का समर्थन पाना अविश्वसनीय है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हानेआन बहुत प्रतिभाशाली है और जो कोई भी उसके साथ अच्छा तालमेल बिठाएगा उसे कुछ बेहतरीन गाने प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई लोग बार बार भावुक होकर आहें भर रहे थे। बेशक ये सिर्फ रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में ही नहीं हो रहा था। कई अन्य मनोरंजन कंपनियों ने इस मामले पर ध्यान दिया और इस पर चर्चा की। उनके निष्कर्ष लगभग एक जैसे थे। हानेआन की स्थिति कई ए-लिस्ट सितारों से आगे निकल गई थी और जनता की राय को निर्देशित करने की उसकी क्षमता इतनी भयानक थी कि उनके लिए उसके साथ मिलकर काम करना बेहतर होगा। कम से कम वे उसे लापरवाही से अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। किसी भी मामले में हानेआन लोगों की नज़र में आ गया था। रणविजय के लिए उन्होंने इस मामले पर फॉलो अप पर कोई और ध्यान नहीं दिया। लगभग दोपहर के 2 बजे थे और लंच खत्म हो गया था। चूंकि सुयू को कुछ काम था, इसलिए वह लंच के बाद वांग यीहान के साथ चली गई। जब उसने सफाई खत्म की तो झाओ फैंग रणविजय के पास गया और फुसफुसाया, मास्टर, मैंने पहले ही लोगों से किराए के लिए कार्यालय भवन खोजने के लिए कहा है, इसलिए मैं चुनूंगा कुछ दिनों में उनसे मिलूंगा। 50 कर्मचारी सभी तैयार हैं। इसके अलावा मैंने समुद्र तट पर एक प्रशिक्षण मैदान स्थापित किया है। मम्मा, रणविजय ने अपना सिर हिलाया, सोफे पर मेंगमेंग को देखा, फिर हंसा और कहा, मेंगमेंग, क्या तुम माउंट न्यू मून जाना चाहोगी? स्वर्ग जाओगी? अच्छा, मेंगमेंग ने मुंह बनाते हुए झिझकते हुए कहा। उसने अपनी बड़ी चमकती आंखों से टेलीविजन पर नजर डाली। वह कार्टून देखना चाहती थी, लेकिन वह दहेई के साथ खेलना भी चाहती थी। झाओ फैंग ने उसे जल्दी से मनाने की कोशिश शुरू कर दी क्योंकि वह जानता था कि अगर मेंगमेंग वहां जाने से इनकार करती है तो मास्टर निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। इसलिए उसने उसे धीमी आवाज में सलाह दी, मेंगमेंग, दहेई और लिटिल हेई तुम्हें याद करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं और उनके साथ खेलते हैं। मेंगमेंग सोफे पर खड़ी हो गई और गले लगाने के लिए अपनी छोटी बाहें फैला दी। चलो चलते हैं। रणविजय ने मुस्कुराते हुए मेंगमेंग के सिर को छुआ, छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में लिया, फिर टीवी बंद किया और झाओ फैंग के साथ बाहर चला गया। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद तीनों माउंट न्यू मून पर पहुंचे। लॉन पर कदम रखते ही मेंगमेंग के छोटे पैर हिलने लगे। वह आगे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, छोटी हेई, दहेई, मैं यहाँ हूँ। ओह 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 ओह। वो पीछे के पहाड़ से 2 खुशनुमा आवाजें आने के तुरंत बाद 2 ही हेई शक्तियां दौड़ती हुई आईं। छोटा हेई हमेशा बहुत तेज था, इसलिए वह पहले ही मेंगमेंग के सामने पहुंच चुका था, जबकि दहेई अभी भी थंडर यान पेड़ के नीचे था। उसने अपनी बड़ी जीभ बाहर निकाली और मेंगमेंग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी पूंछ हिलाई। ओ वो। छोटी हेई ने 2 बार धीरे से आवाज लगाए, चलो सैर पर चलते हैं। मेंगमेंग ने लिटिल हेई की ओर अपने हाथ बढ़ाए। उसकी हरकत देखकर लिटिल हेई ने खुद को नीचे किया और तब तक स्थिर रहा जब तक मेंगमेंग उसकी पीठ पर बैठना समाप्त नहीं कर दिया। जब वे दहेई के पास पहुंचे तो मेंगमेंग नीचे उतर गया। फिर मेंगमेंग दहेई के कंधे पर बैठ गया और वे पहाड़ के पीछे पालतू जानवरों के क्षेत्र में चले गए। रणविजय और झाओ फैंग थंडर यान पेड़ के नीचे रुक गए। मास्टर, हमें वहां कब जाना चाहिए? झाओ फैंग ने पूछा। मैं तुम्हें सबसे पहले बिग डार्क डेविल शैडो की सरल साधना विधि सिखाऊंगा। ज़ैंग हान ने पीछे के पहाड़ की दिशा में देखते हुए धीरे से कहा। ठीक है, झाओ फैंग ने उत्साह से कहा। वह आखिरकार कुछ शक्तिशाली कौशल सीखने जा रहा था। सरलीकृत संस्करण बहुत जटिल नहीं है। इसमें केवल 32 चालें हैं। आपको पहले चाल से अभ्यास करना चाहिए। जब आपको पहले चाल में कोई समस्या नहीं होती है तो आप अगले पर आगे बढ़ सकते हैं। रणविजय ने सरलता से समझाया। केवल 32 चालें, तो मुझे सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। झाओ फैंग ने आत्मविश्वास से कहा। अगर तुम आधे साल में 20 चालें बना लेते हो तो ये काफी है। पहले देखो, ये पहली चाल है। रणविजय ने हल्के से मुस्कुराया। अपनी बात खत्म करने के बाद रणविजय ने अभ्यास का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसका बायां हाथ सीधे उसके पीछे चला गया जबकि उसका दायां हाथ सामने की ओर था। साथ ही उसने अपना सिर नीचे किया, अपने दाहिने पैर को क्षैतिज रूप से दाईं ओर बढ़ाया, फिर अपने बाएं पैर को मोड़ा और एक झुकी हुई मुद्रा अपनाई। झाओ फैंग को आश्चर्य हुआ। उसने अपने बाएं पैर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया और अपने पंजों पर खड़ा हो गया। झाओ फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह मुद्रा एक इंसान के लिए बहुत कठिन नहीं थी?
उसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव था। ये केवल पहला मूवमेंट था, इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि अगला और भी अविश्वसनीय होगा। क्या आपने इसे याद कर लिया है? रणविजय ने रुककर पूछा। हाँ, करो। ठीक है। झाओ फैंग ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ और पैरों को फैलाया जैसा कि रणविजय ने दिखाया था। हालांकि उसकी हरकत बहुत मानक थी, लेकिन वह पंजों पर नहीं चल सकता था। उसी समय उसने देखा कि उसकी मांसपेशियां पहले से ही कांपने लगी थीं। आधे मिनट तक कोशिश करने के बाद झाओ फैंग ने अपने दांत पीस लिए और आखिरकार पहला मूवमेंट पूरा किया। जब वह पैर की उंगलियों पर खड़ा हुआ तो उसे दर्द के साथ साथ सुन्नता का एहसास हुआ। अगले ही पल उसके पैर में ऐंठन हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। आउच, दर्द हो रहा है। झाओ फैंग अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, तुमने 5 सेकंड तक पकड़े रखा। फोन पर नजर डालने के बाद रणविजय ने सपाट लहजे में कहा। 5 सेकंड, झाओ फैंग ने कुछ निराशा के साथ कहा। योग्य होने के लिए मुझे इसे कितनी देर तक पकड़े रखना होगा, मास्टर? अगर तुम हर मूवमेंट के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक पकड़े रहोगे तो तुम मुश्किल से योग्य हो पाओगे। पफ, झाओ फैंग के मुंह से खून की धार बह निकली। उसका मुंह कुछ देर तक कांपता रहा, फिर उसने आखिरकार कहा, मास्टर, मैं इसे कर लूंगा। अध्याय 223। पहले मैं तुम्हें सभी हरकतें सिखाऊंगा, फिर तुम उन्हें चरण दर चरण अभ्यास कर सकते हो। रणविजय ने अपना सिर हिलाया और शेष 31 हरकतें दिखाईं। जैसे जैसे रणविजय उन्हें दिखाता गया, झाओ फैंग का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। एक उंगली से पूरे शरीर को सहारा देना और एक ही समय में अपने पैरों से अलग अलग हरकतें करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा और भी अजीब और अभूतपूर्व हरकतें थीं जो झाओ फैंग को हैरान और उत्साहित कर रही थीं। क्या तुमने हर हरकत याद कर ली है? रणविजय ने पूछा। हाँ गुरु, झाओ फैंग ने कहा, फिर कुछ देर इसके बारे में सोचा। फिर कुछ जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, गुरु, इन सभी हरकतों को सीखने के बाद मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा? यदि तुम उन सभी में महारत हासिल कर लेते हो और कुछ अभ्यास करते हो तो तुम लगभग क्यूई रिफाइनिंग चरण में प्रवेश कर सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद रणविजय ने उत्तर दिया, क्या मैं वास्तव में इतना मजबूत हो जाऊंगा? हाँ हाँ हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। झाओ फैंग कुछ देर तक खुशी से इधर उधर घूमता रहा और फिर उसने उत्साह से कहा, मास्टर, आपने कहा कि यह सरलीकृत संस्करण है, तो क्या मास्टर के पास बिग डार्क डेविल शैडो का पूरा संस्करण है? क्या आप इसे देखना चाहते हैं? रणविजय ने सपाट लहजे में कहा। हाँ, झाओ फैंग ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है। रणविजय ने थंडर यान पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा करने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, फिर कहा, उस तने को देखो। तने में क्या खराबी है? क्या तना 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं था? झाओ फैंग ने संदेह से देखा। हालांकि उसने जो देखा उससे उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां भय से तेजी से सिकुड़ गईं। उसकी निगाह के सामने एक आकृति थंडर यान पेड़ पर चढ़ गई और क्षैतिज रूप से ऊपर चली गई। रणविजय इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि झाओ फैंग की आंखें उसके साथ नहीं रह सकीं, जिससे हवा में कई तरह की छवियां बन गईं। केवल 0.1 सेकंड बाद छाया धीरे धीरे गायब हो गई, जिसके बाद उसने रणविजय को एक शाखा पर खड़ा देखा जो हवा में 10 मीटर से अधिक ऊपर थी। पफ, झाओ फैंग ने लगभग खून थूक दिया और वह शर्मा गया और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। वह अवाक रह गया। झाओ फैंग कांप उठा और कुछ भी नहीं बोल सका। एक पल बाद छवियों की एक और श्रृंखला वापस नीचे चली गई और रणविजय अपने मूल स्थान पर वापस आ गया जैसे कि वह कभी गया ही नहीं था। क्या आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाए? रणविजय ने एक हंसी के साथ कहा। नहीं, झाओ फैंग ने एक हैरान भाव के साथ जवाब दिया, फिर वह खुश हो गया। उसने झाओ फैंग को देखा और आश्चर्य से कहा, मास्टर, क्या मैं बिग डार्क डेविल शैडो की खेती पूरी करने के बाद इतनी तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा? अगर आप बिग डार्क डेविल शैडो में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप जो मैंने अभी आपको दिखाया है उससे 1.3 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हर साधक के पास विशेष कौशल का एक सेट होता था जो उसके अनुकूल होता था। बेशक वह अन्य कौशल का भी उपयोग कर सकता था, लेकिन उन कौशलों का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता। कौशल वास्तव में जटिल थे और साधक के शरीर पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए, अगर झाओ फैंग ने एक प्रथम श्रेणी का कौशल और एक द्वितीय श्रेणी का कौशल चुना, लेकिन द्वितीय श्रेणी का कौशल उसके शरीर के लिए उपयुक्त था, तो द्वितीय श्रेणी का कौशल उसके लिए प्रथम श्रेणी के कौशल से ज्यादा शक्तिशाली होगा। जब झाओ फैंग ने रणविजय की बात सुनी तो उसे आखिरकार बिग डार्क डेविल शैडो की शक्ति का एहसास हुआ, इसलिए उसने बहुत उत्साह से कहा, मास्टर, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और साधना करूंगा। तो आप उन्हें क्या सिखाएंगे? क्या वे बिग डार्क डेविल शैडो का सरलीकृत संस्करण भी सीखेंगे? झाओ फैंग ने पूछा। वे बिग डार्क डेविल शैडो का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आप वहां कब जाना चाहते हैं, मास्टर? मैं अभ्यास शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, झाओ फैंग ने खुद को तैयार करते हुए कहा। चलो अब चलते हैं। रणविजय के ऐसा कहने के बाद उसने 5 बैरल निकाले जो प्रत्येक में 100 जिन रख सकते थे और उन्हें यान किंग वाटर से भर दिया। फिर पालतू जानवरों के क्षेत्र में चला गया और कहा, मेंग, पापा आगे समुद्र तट पर जा रहे हैं। क्या तुम यहाँ रहकर उनके साथ खेलने जा रही हो या पापा के साथ जाओगी? ओह, मेंग ने खेलना बंद कर दिया और अपनी बड़ी स्पष्ट आंखों से रोशनी से भरी आंखों से देखा और इस बारे में सोचा।
एक पल बाद छोटी राजकुमारी ने बचकानी आवाज में कहा, वह कितनी दूर है? ये लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी है, झाओ फैंग ने उत्तर दिया। ओह, ये काफी लंबा है। मिंग मैंग ने मुंह बनाया। क्या मिंग मैंग दहेई और यहाँ के दूसरे पालतू जानवरों के साथ खेलना चाहती है? रणविजय ने फिर पूछा। माउंट न्यू मून पर तापमान लगभग 23 डिग्री पर बना हुआ था, जिससे लोगों को आराम महसूस हो रहा था, लेकिन बाहर ऐसा नहीं था। तापमान 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता था और सूरज की तपिश के कारण लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए रणविजय ने सोचा कि मिंगमैन का माउंट न्यू मून पर दहेई और लिटिल हेई के साथ रहना अच्छा रहेगा। इससे उसे राहत मिलेगी। लेकिन छोटा साथी बहुत चिपचिपा था। उसने अपनी छोटी बाहें फैलाईं और कहा, पापा, गले लगो। मिंगमैन पापा के साथ जाना चाहती है। बड़े हेहेई और छोटे हेहेई को हमारे साथ वहां जाना चाहिए। ठीक है, अपनी टोपी पहन लो मिंगमैंग। रणविजय ने बगल में रखे एक छोटे से बैग से मिंगमैंग की गुलाबी कार्टून टोपी निकाली। मिंगमैंग ने समझदारी से रणविजय की टोपी पहनने का इंतजार किया और खुशी से रणविजय की बाहों में अपनी छोटी हथेलियां लहराईं। दाहेई, झाओ फैंग को यांग किंग वाटर के उन बैरल को उठाने में मदद करो। जाने से पहले रणविजय ने दाहेई से कहा। इसके साथ ही झाओ फैंग ने 2 बाल्टी उठाई, जबकि दाहेई ने 2 बाल्टी अपनी बाहों के नीचे और एक अपने दाहिने हाथ में पकड़ी। 300 जिन उसके लिए उठाना बहुत आसान था। बॉस, क्या हम सीधे पीछे की पहाड़ी से चले जाएं? वहां पहुंचने में हमें 4 या 5 मिनट लगेंगे। एक पल सोचने के बाद झाओ फैंग ने कहा। उसे पता था कि पीछे के पहाड़ पर कुछ मीटर ऊंची एक चट्टान थी, लेकिन चूंकि वे आम लोग नहीं थे, इसलिए वे आसानी से नीचे कूद सकते थे। ठीक है, रणविजय ने अपना सिर हिलाया, फिर झाओ फैंग का पीछा किया और पीछे के पहाड़ पर घने जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल से गुजरने के बाद वे एक चट्टान पर पहुंचे जो लगभग 40 या 50 मीटर ऊंची थी। मास्टर, मैं पहले नीचे कूदूंगा। झाओ फैंग वास्तव में बहुत खुश था क्योंकि उसका भविष्य उज्ज्वल था, इसलिए वह अब अपनी चाल दिखाना चाहता था। हालांकि झाओ फैंग भूल गया कि वह 200 जिन पानी लेकर जा रहा था। रणविजय के जवाब देने से पहले झाओ फैंग पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह 3 कदम आगे बढ़ा, अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर झुकाया और कूदने की तैयारी करते हुए अपनी भुजाओं को बगल की ओर फैलाया। हालांकि जैसे ही उसका हाथ बाहर निकला, पानी के 2 बैरल से निकलने वाले बल ने झाओ फैंग को अपना संतुलन खो दिया। झाओ फैंग चौंक गया जब उसने महसूस किया कि बाल्टियां उसे नीचे गिरा रही थीं। छप, झाओ फैंग ने अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों और पैरों को हवा में बेतहाशा घुमाया, लेकिन वह अपनी पीठ के बल गिर गया। सौभाग्य से झाओ फैंग की त्वचा सख्त थी, इसलिए गिरने से कोई चोट नहीं आई। अरे बड़े भाई, आप गिर गए, क्या आपको चोट लगी? मिंगमैंग ने एक स्नेही स्वर में पूछा, जबकि वह अपनी बड़ी आंखों से घूर रही थी, जैसे कि वह एक गर्म बच्चे की तरह हो। नहीं, झाओ फैंग अचानक शर्मा गया। वह जल्दी से खड़ा हो गया और हंसते हुए जवाब दिया, पापा, ये बहुत ऊंचा है, हम नीचे कैसे उतरेंगे? जैसे ही उसने देखा कि रणविजय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मिंगमैंग ने अपना चेहरा छिपाना शुरू कर दिया। मिंगमैंग, बस अपनी आंखें बंद करो, रणविजय ने एक हंसी के साथ कहा। ठीक है, ठीक है। मिंगमैंग ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल छोटे साथी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने रणविजय को ये कहते हुए सुना, ठीक है, अपनी आंखें खोलो। जब मिंगमैंग ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि वे पहले से ही नीचे थीं। इसलिए छोटी राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, हम नीचे आ गए हैं। ये बहुत अजीब है। यह महसूस करते हुए कि दहेई और लिटिल हेई नीचे नहीं आए हैं, मिंगमैंग ने उनसे आग्रह किया कि हेई, जल्दी से नीचे आओ। ओह ओह ओह। कुछ बार पुकारने के बाद दहेई नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ा और बैकफ्लिप के साथ सुरक्षित रूप से उतरा। यहाँ तक कि उसकी बाहों और हाथ में रखे बैरल भी बिल्कुल नहीं हिले। लिटिल हेई तेज था, वह आगे बढ़ा और जमीन पर स्थिर रूप से कदम रखा। मिंगमैंग इस पल में दंग रह गई। उसने झाओ फैंग को अजीब तरह से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से कहा, बिग हेई और लिटिल हेई नीचे नहीं गिरे। हालांकि उन शब्दों में कोई उपहास नहीं था, लेकिन झाओ फैंग को इस तरह के मासूम बयान का सामना करते हुए शर्म महसूस हुई। वह पूरी तरह से शर्मिंदा था। वह अभी भी 2 हेई शक्तियों की तुलना नहीं कर सकता था। हमें किस तरफ जाना चाहिए? ठीक है, इस तरफ, हम कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। झाओ फैंग ने असमंजस में रहते हुए समुद्र की दिशा में इशारा किया। फिर वह जल्दी से आगे बढ़ने लगा। इस समय समुद्र तट पर जो बहुत दूर नहीं था, चूंकि यह कई पहाड़ों के मध्य भाग में था, इसलिए इस क्षेत्र में आबादी कम थी। सोफे के पीछे खुले क्षेत्र में 50 टैंक थे। उनके बगल में झाओ फैंग द्वारा विशेष रूप से खरीदे गए प्रशिक्षण उपकरणों के कई टुकड़े थे। उनमें क्रॉस ट्रेनर, डंबल, सैंडबैग और यहाँ तक कि कई डायनेमोमीटर भी थे। जब वे समुद्र तट के पास पहुंचे तो उन्होंने मुड़ने, चढ़ने और लुढ़कने के लिए बाधा। प्रशिक्षण उपकरणों के कई टुकड़े देखे। शायद झाओ फैंग को बस अपने मूल प्रशिक्षण के तरीके पसंद थे। समुद्र तट पर 50 लोग समूहों में इकट्ठे हुए थे। आहू, जूयोंग और कुछ अन्य लोगों के अलावा जो धूम्रपान करने के लिए समुद्र तट के सबसे दूर के किनारे पर बैठे थे, बाकी लोग समुद्र तट पर बातें कर रहे थे। किनारे के पास 6 महिलाओं के साथ 1 दर्जन या उससे अधिक लोग खेल रहे थे।
बड़े भाई योंग, वे अभी तक क्यों नहीं आए? हम यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे हैं। एल्डर मिंग ने निरर्थक इशारे से कहा। बस उनके आने तक इंतजार करो, जू योंग बैठ गया और जवाब दिया। अरे अरे अरे, बड़े भाई योंग, मैंने सुना है कि आप एक बार बड़े भाई फैंग के बॉस से मिले थे। कृपया हमें विवरण बताएं, आहू ने उत्सुकता से पूछा। ये सही है, मैंने उसे एक बार देखा है। एक पल सोचने के बाद जू योंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, जिस दिन स्कॉर्पियन पर हमला हुआ था, मैं उससे कुछ बात करने के लिए वहां जा रहा था। जब मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो मैंने बॉस को स्कॉर्पियन को हराते हुए देखा। जब तक आप उसे कार्रवाई में नहीं देखेंगे तब तक आप उसकी असली ताकत को नहीं समझ पाएंगे। वह वास्तव में दुर्जेय है। वह कितना दुर्जेय है? आहू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, हम सभी ने उस समय निगरानी वीडियो देखा था। वह भले ही कमाल का हो, लेकिन उसके पास कोई अविश्वसनीय कौशल नहीं था। सिर्फ उसके कौशल पर ध्यान केंद्रित न करें। आखिरकार निगरानी वीडियो थोड़ा धुंधला है। उस समय जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए जू योंग कांप उठा और कांपते हुए स्वर में बोला, यदि आप व्यक्तिगत रूप से वहां होते तो आपको इसके बारे में कुछ अलग ही अनुभूति होती। बॉस की उपस्थिति बहुत ही भारी होती है। जब वह आपके सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ आपके ऊपर अकल्पनीय दबाव के साथ भारी पड़ रहा हो। और जू योंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वह बहुत ही भावहीन था, खासकर उसकी उदासीन आंखें। ऐसा लग रहा था कि वह सभी को चींटी समझता था। संक्षेप में, वह इतना भयावह था कि उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही वाक्य आया, कमजोर को मजबूत से डरना चाहिए। कितना भयानक आदमी था। उसके बाद क्या हुआ? जब वह ऊपर गया तो एल्डर ब्रदर योंग निगरानी चित्रों में नहीं था। एल्डर मिंग ने संदेह से कहा। जू योंग का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। जब उसने देखा कि उस समय रणविजय ने क्या किया तो उसे थोड़ा डर लगा। इसलिए वह सीधे निगरानी कक्ष में भाग गया और कभी ऊपर नहीं गया। उसने सोचा कि अगर वह सच बता दे तो यह अनुचित होगा। जबकि जू योंग जवाब देने का तरीका सोचने में व्यस्त था, आहू की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने जू योंग के पीछे की आकृतियों को देखा और कहा, वे यहाँ हैं। अध्याय 224 स्विश। जू योंग और अन्य लोगों ने अचानक अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लीं, केवल झाओ फैंग को देखने के लिए, क्योंकि उनका नेता धीरे धीरे दूर से दिखाई दिया। चलो चलो, खेलना बंद करो, यहाँ आओ और लाइन अप करो। जू योंग उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाया। सभी जो कर रहे थे उसे रोक दिया, फिर जल्दी से चल पड़े और एक साथ खड़े हो गए। भयंकर कुत्ता भी आ रहा है। क्या ये काटता है? कई लोगों ने देखा कि लिटिल हे इत्मीनान से अपनी छाती को ऊपर उठाकर आगे बढ़ते हुए। उन सभी को उस दिन को उसकी शैतान जैसी गति और तेज दांतों के साथ याद किया। घबराते हुए वे घबरा गए और घबरा कर कह रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता, आहू ने निगल के साथ उत्तर दिया। क्या वह गोरिल्ला है? ऐसा लगता है कि ये 2 मीटर से अधिक लंबा है। यह इतना बड़ा कैसे हो गया? जू योंग को केवल थोड़ा चक्कर आ रहा था, क्योंकि उसने दहेई के विशाल हाथों और पैरों को देखा जो शक्ति के साथ विस्फोट कर रहे थे। ये बहुत बड़ा है, ये किंग कांग जैसा लगता है, लेकिन यह उस फिल्म में कैसर की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा, वास्तव में अच्छा। वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि बॉस की बेटी अभी भी सबसे खूबसूरत है। देखिए, उस छोटे से साथी का चेहरा नाजुक होता है, जैसे परी कथा की दुनिया की राजकुमारी। जी, यह मत भूलो कि हमारा बॉस कौन है। क्या एक खूबसूरत छोटी लड़की लापरवाही से पैदा हो सकती है? उसके पास मजबूत जीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है छोटी लड़की और हमारे बॉस एक जैसे नहीं दिखते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब हर कोई फुसफुसा रहा था, झाओ फैंग ने बढ़त बना ली और करीब आ गया। बाल्टियों को आकस्मिक रूप से अलग रखने के बाद दहेई के साथ झाओ फैंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अपनी भौहों को उठाकर देखा और कहा, क्या आप इस तरह से लाइन अप करते हैं? इतना शोर, आगे बढ़ें और 2 पंक्तियों में लाइन अप करें अब। झाओ फैंग के शब्दों के साथ हर कोई जल्दी से 2 पंक्तियों में खड़ा हो गया। हालांकि वे नियमित सेना की तरह साफ सुथरे नहीं थे, लेकिन पहले की तरह अव्यवस्थित नहीं थे। ठीक से लाइन अप। चलो आप सभी मेरी आज्ञाओं का पालन करें। आराम से, ध्यान, सही पोशाक। इस समय झाओ फैंग एक ड्रिल मास्टर की तरह थोड़ा सा महसूस कर रहे थे, जो देश को इंगित करने की काफी शैली थी। लेकिन जैसे ही उनका प्रदर्शन शुरू हुआ, रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बीच बीच में रुक गए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस आकस्मिक रहो। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। पूह, हा। जू योंग ने हंसने में बढ़त बना ली। भीड़ फिर से इकट्ठी हो गई, जिससे रणविजय के चारों ओर एक घेरा बन गया। भाई फैंग, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा बॉस कितना अच्छा और आसान है। आहू ने हंसते हुए चुटकी ली। क्या आप लड़ाई की तलाश में हैं? झाओ फैंग ने उसे देखा। पापा, इतने सारे भाई बहन क्यों हैं? मेंग मैंग ने रणविजय के गले में अपनी 2 छोटी भुजाओं को लपेटकर फुसफुसाया। वे सभी यहाँ प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, रणविजय ने हंसते हुए उत्तर दिया। प्रशिक्षण क्या है? क्या ये खेल खेलने जैसा है? मेंग मैंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा। प्रशिक्षण बहुत कठिन और थका देने वाला है। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद ही क्या वे मेंग मैंग की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं। झाओ फैंग ने मेंग मैंग को देखा।
पहले तो बोलते समय उनकी मुस्कान थी, लेकिन उनका चेहरा अचानक कुछ गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गया। मानो कोई घोषणा करते हुए उसने थोड़े गंभीर स्वर में बात की और कहा, मेंगमैन के संरक्षक। मेंगमैन दंग रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस क्षेत्र में बह गईं। फिर उसने बचकाने स्वर में कहा, वे मेरे अभिभावक हैं। लेकिन संरक्षक क्या हैं? वे लोग हैं जो मेंगमैन की रक्षा करते हैं। झाओ फैंग ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, तो मैं उन्हें नहीं चाहता, मेंगमैन ने कहा। फिर उसका हाथ रणविजय के गले में कस गया और उसका सिर रणविजय की गर्दन पर झुक गया। मैं केवल यही चाहता हूं कि पापा मेरी रक्षा करें, मैं किसी और को नहीं चाहता। हा, रणविजय हंसे और अपना सिर नीचे किया, फिर मेंगमैन के कोमल और नाजुक चेहरे को चूमा। उन्होंने धीरे से कहा, बेशक डैडी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ओह पापा सबसे अच्छे हैं, मुआ। मेंगमैन ने अपना छोटा सिर उठाया और उसे एक चुंबन दिया। इस दृश्य ने आसपास के क्षेत्र के दर्जनों लोगों को चकित कर दिया। पहले तो वे रणविजय के सामने थोड़े संयमित थे, लेकिन अब वे काफी हद तक शांत हो गए थे, क्योंकि वे बता सकते थे कि उनके बॉस एक बहुत अच्छे पिता हैं। उनके सहज व्यवहार ने लोगों को उनके करीब होने का एहसास कराया। पापा, मेंगमैन नीचे उतरना चाहती है और बिग ही और लिटिल ही के साथ रेत में खेलना चाहती है। मेंगमैन ने दो ही शक्तियों को एक तरफ बैठे देखा और रणविजय की बाहों में मचलने लगी। आगे बढ़ो, तुम केवल इस क्षेत्र में खेल सकते हो, तुम समुद्र तट पर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे कपड़े गीले हो गए तो तुम असहज हो जाओगे, रणविजय ने याद दिलाया। ठीक है, मेंगमैन ने चतुराई से उत्तर दिया। वह नीचे जमीन पर गई और किनारे पर दहेई और लिटिल ही के साथ खेलने लगी। ये देखने के बाद कि दो ही शक्तियां कितनी मानवीय थीं, सभी ने अपना सिर हिलाया और फिर से आह भरी। बॉस, आप उन्हें क्या सिखाने जा रहे हैं? झाओ फैंग ने उत्सुकता से पूछा। वह बिग डार्क डेविल शैडो का सरलीकृत संस्करण सीखने जा रहा था, जो उसके लिए डरावना था क्योंकि इसके कार्य बहुत कठिन थे। लेकिन वह अपनी सीमाओं को चुनौती देना पसंद करता था। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि आहू और अन्य लोग किस स्तर के कौशल सीखने जा रहे हैं। यदि यह भी कठिन था तो वह दोनों को एक साथ सीखने का इरादा रखता था। गुरु के शिष्य के रूप में उसने सोचा कि उसे पर्याप्त रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। यदि वह अपने आदमियों से आगे निकल गया तो यह अपमानजनक होगा। इसलिए चूंकि वह एक नेता बनना चाहता था, इसलिए झाओ फैंग ने उनसे अधिक प्रयास करने की योजना बनाई थी। इस समय आहू और अन्य लोग धीरे धीरे ये सुनकर घूरने लगे, कुछ वास्तविक कौशल सीखने की उम्मीद कर रहे थे। इसके विपरीत रणविजय ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी चिंता मत करो। आप में से प्रत्येक पहले सैंडबैग पर मुक्का मारो, मैं देखूंगा कि क्या आपके शरीर अभ्यास करने में सक्षम हैं। ठीक है, झाओ फैंग ने सिर हिलाया, फिर भीड़ की ओर देखा और कहा, चलो लाइन में लग जाओ और एक एक करके सैंडबैग मारो। बॉस के सामने ये तुम्हारा पहला प्रदर्शन है, पूरी ताकत से आगे बढ़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। उसके बाद सभी ने एक लंबी लाइन बनाई, जिसका नेतृत्व आहू कर रहा था, जो सबसे तेज था। चलो शुरू करते हैं। झाओ फैंग ने अपने बगल में सैंडबैग की स्थिति दिखाने के लिए 2 कदम पीछे हटे। एक बार जब उसके शब्द निकल गए तो आहू 2 कदम आगे बढ़ा और आक्रामक दिख रहा था, लेकिन जब वह सैंडबैग के पास पहुंचा तो वह फिर से रुक गया और फिर रणविजय को संदेह से देखा। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, बॉस, क्या मुझे इसे मुक्का मारना चाहिए या लात मारना चाहिए? बस अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करो। रणविजय ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। आहू ने अपना मुंह बंद कर लिया, अपने दांतों को भींच लिया, अपने दाहिने हाथ से अपनी पूरी ताकत लगाई और सैंडबैग को जोरदार मुक्का मारा। इससे पूरा सैंडबैग थोड़ा हिल गया और लगभग 40 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। अच्छा, बुरा नहीं, झाओ फैंग ने ताली बजाई और थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा, यह अच्छा है। यह सैंडबैग 80 किलोग्राम का है, उसके लिए इसे इतनी दूर तक वापस धकेल पाना बहुत अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं कुछ समय से अभ्यास कर रहा हूँ। आहू ने अपना सिर खुजलाया और रास्ते से हटते हुए हंसा। हाँ, बिना एक और शब्द कहे जू योंग ने सीधे मुक्का मारा। जू योंग का कौशल आहू से थोड़ा बेहतर था, इसलिए उसने इसे 45 डिग्री के चाप में वापस फेंका। झाओ फैंग की आंखें चमक उठीं और उसने ताली बजाते हुए उसकी प्रशंसा की और कहा, बहुत बढ़िया, जब मैं सेना में शामिल हुआ था तो शीर्ष 3 में आने के लिए ये काफ़ी होता। तुम बहुत दयालु हो। जू योंग ने थोड़ा मुस्कुराया और रणविजय के हाव भाव पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि यह तारीफ थी या कुछ और। इसके साथ ही वह एक तरफ हट गया। समूह के बाकी लोगों ने बारी बारी से मुक्का मारा। जैसा कि झाओ फैंग ने उम्मीद की थी, जू योंग, आहू और एल्डर मेंग सबसे मजबूत थे। अन्य अपेक्षाकृत बदतर थे, खासकर 6 महिलाएं जिनके पास बहुत कम ताकत थी। लेकिन इसने झाओ फैंग को भी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उनमें से अधिकांश सामान्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। एक राउंड के बाद आहू मुस्कुराया और कहा, क्या भाई फैंग इसे आजमाएगा? मैं। झाओ फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और धीरे से एक शब्द बोला, ठीक है। उसके बाद झाओ फैंग सैंडबैग के सामने खड़ा हो गया, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और तुरंत सैंडबैग पर मारा। धमाका! एक जोरदार आवाज आई, क्योंकि पूरा सैंडबैग 180 डिग्री के समानांतर कोण पर घूम गया। वाह, ये तो कमाल है।
तुम वही भाई फैंग बनने के लायक हो जिसने कून जिंगटियन को बाहर निकाल दिया था। बहुत ताकतवर। एक ही मुक्का मारने पर सभी ने उसकी प्रशंसा की, खासकर उन 6 महिलाओं ने जिनकी आंखें कुछ हद तक चमकीली थीं। अच्छा बॉस, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? अचानक जू योंग हंसा और बोला, इसे आजमा कर देखिए, इसे आजमा कर देखिए। इस समय कई लोगों ने हूटिंग भी की क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनका बॉस कितना महान है। हालांकि रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। सब ठीक है, उपद्रव मत करो, हमारा बॉस कमाल का है। झाओ फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। उस समय बगल से मिंगमैन की अपरिपक्व आवाज आई। छोटी राजकुमारी ने एक बच्चे की तरह कहा, पापा आप भी इसे आजमा कर देखिए। सभी ने देखा, केवल मिंगमैन को बगल में खड़े देखा, अपने नाजुक मुंह से बड़बड़ाते हुए और गर्व से कह रहे थे, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। तो मैं इसे आजमाऊंगा। रणविजय ने हंसते हुए सैंडबैग की ओर कदम बढ़ाया। उसने मिंगमैन की ओर देखा और कहा, मिंगमैन अपने कान ढक लो। मिंगमैन ने आज्ञाकारी ढंग से अपने छोटे हाथों से अपने कान ढक लिए। इस समय जू योंग और अन्य सभी की आंखें रणविजय पर केंद्रित थीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांस रोक ली। वे सोच रहे थे कि बॉस किस कोण से वार कर सकता है। शायद ये 360 डिग्री होगा, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने अपने सामने केवल एक चमक महसूस की। वे रणविजय की हरकत को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक चटकने वाली आवाज सुनाई दी। आवाज सुनने के तुरंत बाद सभी के सामने का दृश्य ऐसा था कि वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि पूरा सैंडबैग टुकड़े टुकड़े हो गया था, जैसे कोई पंचर गुब्बारा हो और उसमें आतिशबाजी जैसी कोई चीज खिल रही हो। एक झटका। जू योंग और अन्य लोग हैरान थे। अरे क्या वे अंधे थे? ये तो एक ही मुक्का में उड़ गया। वह कितना शक्तिशाली था, यह उनकी कल्पना से परे था। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बॉस सैंडबैग का एक राउंड मारेगा, लेकिन उन्होंने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। आउच पापा, आपने इसे तोड़ दिया। मिंगमैन की अभिव्यक्ति कुछ हद तक मनमोहक थी क्योंकि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी करके बोल रही थी। ओह 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 ओह। इस समय दहेई आगे बढ़ा और अपने मुंह से 2 आवाजें निकाली जिसमें कहा गया था, मैं दहेई भी इस छोटे से सैंडबैग को उड़ा सकता हूं। उसने चिल्लाया और खुद को दिखाने के लिए झुका, लेकिन रणविजय ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, जाओ और थोड़ी देर मिंगमैन के साथ खेलो। ओह ओह ओह। दाहेई ने अपना सिर खुजलाया और मिंगमैन के साथ खेलने के लिए वापस चला गया। राउंड खत्म करो और फिर काम पर लग जाओ, कहते हुए रणविजय की नज़र जू योंग और अन्य लोगों पर पड़ी। इस समय झाओ फैंग ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, बॉस कैसा है? क्या उनकी शक्तियां ठीक हैं? ये शब्द सुनकर आहू और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वे उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। रणविजय की ताकत ने उन्हें पहले ही आश्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, वे सभी बता सकते थे कि झाओ फैंग ने जो कहा वह सच था। उनका बॉस अजेय राक्षस से अधिक शक्तिशाली था। ऐसे भयंकर बॉस का अनुसरण करते हुए वे वास्तव में खुश थे। इस समय वे बॉस से प्रशंसा पाने के लिए और अधिक उत्सुक थे। लेकिन कौन जानता था, रणविजय ने बस अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा, बहुत बुरा, वे फिलहाल मेरे द्वारा सिखाए गए कौशल का अभ्यास नहीं कर सकते। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी, लेकिन फिर उसे राहत महसूस हुई। गुरु की दृष्टि का स्तर क्या था? ये कमाल है। हालांकि आहू और अन्य लोगों की शारीरिक गुणवत्ता वैसी ही थी जब वह पहली बार सेना में गया था, गुरु की नज़र में वे अभी भी अपर्याप्त थे। आखिरकार वह भी एक शौकिया भी था। वह बिग डार्क डेविल शैडो के औपचारिक संस्करण का अभ्यास भी नहीं कर सकता था। तो वे क्या अभ्यास करेंगे? झाओ फैंग ने संदेह से पूछा। बस पहले जो आपने तैयार किया है उससे शुरू करें, फिर जब उनके मुंह के 300 किलोग्राम तक पहुंच जाएं तो हम वही अभ्यास कर सकते हैं जो मैंने उन्हें सिखाया था, रणविजय और झाओ फैंग ने कहा। फिर आहू और बाकी भीड़ की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वह कैंग्यून जिम्नास्टिक और कैंग्यून मार्शल आर्ट है। मैं आपको केवल एक बार दिखाऊंगा। शब्द सुनकर आहू और अन्य 49 लोगों ने अपना मनोबल बढ़ाया और ध्यान से देखा। झाओ फैंग भी ऐसा ही था। बिग डार्क डेविल शैडो पाने के बाद वह संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय वह अभी भी उस पल को गंभीरता से देख रहा था। कैंग्यून जिम्नास्टिक में 18 मूवमेंट थे। झाओ फैंग देख सकता था कि यह बिग डार्क डेविल शैडो के सरलीकृत संस्करण से कहीं ज्यादा सरल था। हालांकि इसके बावजूद इसने लोगों के निरंतर विस्मय को भी जगाया। क्या ये किया जा सकता है? मुझे लगता है कि कौन बहुत मुश्किल है। जैसे ही मैं खुद पर जोर डालता हूं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्रिया बहुत अतिरंजित है। बॉस इसे कैसे करता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे सभी के विस्मय ने मिंगमैन को आकर्षित किया, जो एक तरफ खेल रही थी। छोटे साथी ने देखा और रणविजय को अजीब हरकतें करते देखा। मिंगमैन उछलकर रणविजय की तरफ से कुछ मीटर दूर भाग गई, फिर उसकी नकल करने की कोशिश करते हुए अपने छोटे हाथ और पैर फैलाए। प्लॉप! जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, मिंगमैन उसके छोटे नितंबों पर गिर गई। मिंगमैन एक पल के लिए झिझकी। उसने अपनी छोटी हथेली को रेत पर दबाया, खड़ी हुई और बुदबुदाया, मैं खड़ी नहीं हो सकती।
बातचीत के दौरान उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। सौभाग्य से रणविजय की हरकतें पूरी हो गईं और उसने कुछ सरल मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। हरकतें बहुत ज्यादा नहीं थीं, जैसे सीधा मुक्का, हुक, स्वीप, घुटने का वार, कोहनी का वार और अन्य बुनियादी हरकतें। उसके बाद शरीर को समन्वित करने के लिए कई आंदोलनों की एक श्रृंखला थी और फिर उसने सभी को बताया कि उन्हें इन आंदोलनों में महारत हासिल करनी चाहिए। हालांकि हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, झाओ फैंग को यह महसूस हो सकता था कि इन आंदोलनों के लिए कोण और दूरी रहस्यमय थी। ठीक उसी तरह जैसे 1 2 का उत्पादन करता है, 2 3 का उत्पादन करते हैं, 3 दुनिया की सभी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। अगर वे उनमें महारत हासिल कर लेते तो वे और भी अधिक आंदोलनों को पूरा करने में सक्षम होते। जहां तक मेंगमैन की बात है, जब रणविजय ने हरकतें दिखानी शुरू की तो वह उसकी तरफ झुक गई। ओह! मेंगमैन ने अपनी छोटी बांह से हाथ बढ़ाया और एक नाजुक मुक्का मारा। ओह! मेंगमैन ने अपना दाहिना पैर उठाया और एक छोटे से चाप के साथ बगल की तरफ लात मारी। आउच! वह रेत पर गिर पड़ी। मेंगमैन के छोटे से मुंह से आवाज निकली। इस बार वह खड़ी नहीं हुई और बस जमीन पर बैठ गई, फिर असंतुष्ट आवाज में बोली, पापा, मैं गिर गई। आप मेंगमैन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? अध्याय 225। सच में, मैं तुम्हें कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? रणविजय रुक गया, फिर मेंगमैन के पास गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और मेंगमैन की छोटी नाक की नोक पर थपथपाया। वह हंसा और बोला, क्या हम पहाड़ पर वापस जाकर खेलें? ओह हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है। मेंगमैन ने प्यार से सिर हिलाया। तो फिर चलें, रणविजय ने कहा। जब वह झाओ फैंग के पास से गुजर रहा था तो उसने इस बारे में सोचा और कहा, जब पानी खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। जहाँ तक खाने की बात है तो आप पहाड़ी पर मौजूद जानवरों से जो चाहें ले सकते हैं। ठीक है मास्टर, झाओ फैंग ने उत्साह से कहा। रणविजय ने हल्के से अपना सिर हिलाया और मेंगमैन को अपनी बाहों में लेकर दूसरी तरफ चल दिया। ओह ओह ओह! दाही आया और झाओ फैंग को धक्का दिया, जिससे वह फिर लड़खड़ा गया, फिर लिटिल हेई के पीछे चला गया। झाओ फैंग जोर से हंसा। भाई फैंग, हमारा बॉस बहुत अच्छा है। सैंडबैग एक ही मुक्का से टुकड़े टुकड़े हो गया। आहू ने उत्साह से कहा। वह न केवल कमाल का है बल्कि बहुत सुंदर भी है। वाह, बॉस वाकई बहुत सुंदर है और उसकी बेटी भी बहुत सुंदर है। ये वाकई ईर्ष्या करने लायक है। भाई फैंग, बॉस। एक पोनीटेल वाली लड़की थोड़ी शर्मा गई और शर्म से पूछा, क्या बॉस की कोई पत्नी है? अरे! झाओ फैंग ने उन्हें घूर कर देखा, फिर अपना हाथ हिलाया और कठोरता से कहा, इस बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, बॉस की पत्नी एक अनोखी और बहुत सुंदर महिला है। जहाँ तक वह कौन है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। बस मजाक कर रहा था। पोनीटेल वाली लड़की ने धीरे से गुनगुनाया। भाई फैंग, हमारा बॉस बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अभ्यास करने के बाद क्या हम भी वास्तव में मजबूत हो जाएंगे? एल्डर मेंग ने पूछा। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना? निश्चित रूप से आप और भी मजबूत होने जा रहे हैं। चूंकि आपने मेरा अनुसरण करने का विकल्प चुना है, इसलिए आप निश्चित रूप से श्रेष्ठ होंगे। झाओ फैंग ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आंखें भीड़ की ओर देखते हुए बोली, लेकिन मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, मुझे भगोड़े देखना पसंद नहीं है, इसलिए यदि आप अभी छोड़ना चाहते हैं तो बस चले जाएं। यदि आप रहना चुनते हैं तो प्रशिक्षण के बारे में शिकायत न करें। उन शब्दों के साथ सभी लोगों के भाव थोड़े और गंभीर हो गए और उन्होंने सभी ने खुलकर कहा कि चूंकि वे आए हैं इसलिए वे नहीं छोड़ेंगे। झाओ फैंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इस समय जूयोंग ने उत्सुकता से पूछा, भाई फैंग, बॉस ने हमें क्या सिखाया? कैंगयून जिम्नास्टिक, क्या यह एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है? उन्होंने ये क्यों कहा कि हमें इसका अभ्यास करने के लिए 300 किलोग्राम पंच शक्ति तक पहुंचना होगा? 300 किलोग्राम 600 जिन है। एक मुक्का से तो गाय भी बेहोश हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उनके बॉस उस स्तर तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभ्यास करते हुए उन्हें उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जूयोंग को इस बारे में कुछ संदेह था। आखिरकार सभी की शारीरिक संरचना अलग अलग थी। ये सुनकर झाओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर उनसे इस मामले के बारे में सावधानी से बात करने का फैसला किया। वह और अधिक गंभीर हो गया और बोला, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं एक ही चाल में कुंग जिंगटियन को हराने में सक्षम क्यों था? क्या तुम जानते हो कि तुम जिस शक्तिशाली व्यक्ति से मिले थे वह सैकड़ों लोगों से क्यों लड़ सकता था? क्या तुम जानना चाहते हो कि उसकी शक्ति किस स्तर पर थी? और वह अजेय क्यों था? हाँ, हमें बताओ भाई फैंग, आहू ने जल्दी से जवाब दिया। इस समय क्षेत्र के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए और एक घेरा बनाया, झाओ फैंग की व्याख्या को ध्यान से सुनने के लिए तैयार। ये देखकर झाओ फैंग ने सीधे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में एक अदृश्य दुनिया है जिसे आम लोगों के लिए देखना मुश्किल है। यह अदृश्य दुनिया मार्शल कलाकारों की दुनिया है। इसे आमतौर पर मार्शल आर्ट की दुनिया कहा जाता है। जैसा कि आपने कल्पना की है, ये टीवी श्रृंखला या जियांगू में मार्शल आर्ट की दुनिया की तरह है। जैसी चीजें अब हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि ऐसे लोग मौजूद हैं और मैं हमारे बॉस की शिक्षा के तहत उनमें से एक बन गया हूं।
लोगों को ये सुनकर थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन वे अज्ञात के उत्साह के कारण दिल से बेहद उत्साहित भी थे, लेकिन इसलिए भी कि वे एक उच्च मंडल के संपर्क में आने वाले थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में लोगों को आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है, यानी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग। बेशक मार्शल आर्टिस्ट की भी रैंक होती है। पहले चरण तक पहुंचने के लिए, जिसे स्पष्ट शक्ति कहा जाता है, आपको शक्ति जमा करने और सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। शक्ति के सार को समझने और उसमें महारत हासिल करने के बाद आंतरिक शक्ति की सफलता आती है। आंतरिक शक्ति का उपयोग है जो अधिक घातक है। यदि स्पष्ट शक्ति को कठोर शक्ति माना जाता है तो आंतरिक शक्ति नर्म शक्ति है। जहां तक पीक स्ट्रेंथ की बात है, ये हार्ड और सॉफ्ट का संयोजन और एकीकरण है। पिछली बार आपने जिस विदेशी मजबूत व्यक्ति को देखा था, उसकी व्यापक शक्ति पीक स्ट्रेंथ के स्तर पर है। हे भगवान, मार्शल आर्ट की दुनिया वास्तव में मौजूद है। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। एक पल के लिए सभी चौंक गए और उन्हें संभलने में कई मिनट लग गए। भाई फेंग, आप किस स्तर पर हैं? आहू ने उत्सुकता से पूछा। मेरा वर्तमान स्तर स्पष्ट शक्ति है। झाओ फेंग ने अपने होठों को मोड़ा और उदास होकर कहा, क्या आपने नहीं देखा कि जब गोरिल्ला ने मुझे धक्का दिया तो मैं लगभग लड़खड़ा गया था? वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि वे दो लोग जो अभी यहाँ आए हैं, माउंट न्यू मून पर दो ही शक्तियाँ हैं। आप उनसे दूर रहें। वे लोगों को बुरी तरह पीटने के बहुत शौकीन हैं। मुझे और मेरे पूर्व ड्रिल मास्टर दोनों को बुरी तरह पीटा गया था। हाँ हाँ हाँ। सभी के दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से हाँ कह दिया। वैसे भाई फेंग, हमारा बॉस किस स्तर का है? वह इतना शक्तिशाली है, क्या ये पीक स्ट्रेंथ है? एल्डर मिंग ने उत्सुकता से पूछा। आप पीक स्ट्रेंथ को बहुत अधिक महत्व देते हैं और हमारे बॉस को नीची नज़र से देखते हैं। झाओ फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, एक गर्व भरी नज़र दिखाते हुए। उसने भीड़ की ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, बॉस, जो मेरे गुरु भी हैं, एक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर हैं। हर कोई दंग रह गया और संदेह से पूछा, क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर क्या है? पीक स्ट्रेंथ के बाद अगला चरण क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर है। मैं आपको ये बता दूं, क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर इतने शानदार हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नाम भी अन्य मार्शल कलाकारों को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स के बारे में बात करते समय झाओ फेंग ऊर्जावान हो गए और लंबे समय तक बात करते रहे। इससे सभी को ये भी समझ में आ गया कि रणविजय कितने शक्तिशाली थे, इसलिए वे अचंभित रह गए। आश्चर्य के बाद एक और समस्या सामने आई। जू योंग ने एक पल सोचा और कहा, भाई फेंग, अगर कैंगयून जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए 300 किलोग्राम ताकत की ज़रूरत होती है तो हम कम समय में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा क्या 300 किलोग्राम स्पष्ट ताकत के समान है? आप गलत हैं। झाओ फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराया और कहा, यदि आप शक्ति के माध्यम से मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट शक्ति तक पहुंचने के लिए 1000 किलोग्राम शक्ति की आवश्यकता है। 2000 किलोग्राम की शक्ति के साथ आप लगभग आंतरिक शक्ति के स्तर पर होंगे। 3000 किलोग्राम से अधिक शक्ति चरम शक्ति है। बेशक ये केवल एक सामान्य अवधारणा है। कुछ प्रतिभाशाली लोग भी हैं जो गति, युद्ध तकनीक आदि का उपयोग करके मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करते हैं। संक्षेप में, मार्शल आर्ट की दुनिया का ज्ञान बहुत जटिल है और आपको अभी यह सब जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये जानने की आवश्यकता है कि जब तक आप मेरे कहे अनुसार प्रशिक्षण लेते हैं, आधे महीने से भी कम समय में बहुत से लोग स्पष्ट शक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे। हिस, जैसे ही यह वाक्य बोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में सफल होने की इच्छा जलने लगी। क्या हम अभी शुरू करें? आहू ने अपना शरीर हिलाते हुए कहा। हम पहले क्या प्रशिक्षण लेंगे? जू योंग ने पूछा। रणविजय के जाने से पहले उसने कहा कि उनकी शारीरिक शक्ति प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्हें पहले झाओ फेंग की प्रशिक्षण पद्धति से प्रशिक्षण लेना पड़ा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि झाओ फेंग किस पद्धति का उपयोग करता है। सभी की आंखों में उत्सुकता भरी नजर देखने के बाद झाओ फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सीधे बता दिया, मैं जो पद्धति तुम्हें सिखाऊंगा वही पद्धति है जिसका उपयोग मैंने सेना में भर्ती होने पर प्रशिक्षण के लिए किया था। इतना कहने के बाद झाओ फेंग के चेहरे पर गर्व के भाव थे। फिर वह चिल्लाया, सेना में मैं यूनहुन स्पेशल फोर्स की पहली टीम में था। हमारी टीम को वुल्फ हेड कहा जाता था। अध्याय 226, भेड़िया सिर। जैसे ही उन्होंने उसकी बात सुनी, उनके चेहरों पर उम्मीदें संदेह में बदल गईं। भेड़िया सिर क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? आहू ने वही कहा जो बाकी सभी सोच रहे थे। झाओ फेंग के होंठ थोड़े कांपने लगे और वह खुद पर थोड़ा हंसने लगा। वह माउंट न्यू मून पर सबसे कमजोर व्यक्ति था जब से उसने अपने गुरु का अनुसरण करना शुरू किया था, इसलिए वह दूसरों को उस पर आश्चर्यचकित होते देखना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें विवरण नहीं बताऊंगा। तुम्हें ये जानना चाहिए कि यूनहुन स्पेशल फोर्स की वुल्फ हेड टीम वास्तव में एक शक्तिशाली बल है जो खतरनाक कार्यों को पूरा करती है। मेरे प्रशिक्षक एक मार्शल कलाकार के रूप में मुझसे अधिक दुर्जय व्यक्ति हैं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो सभी को वुल्फ हेड टीम की अनुमानित स्थिति समझ में आ गई।
तो मैं तुम्हें जो प्रशिक्षण विधियां सिखाता हूं वे बहुत औपचारिक हैं, लेकिन प्रशिक्षण की तीव्रता उस समय से 10 गुना अधिक होगी जब मैंने पहली बार शुरू किया था। झाओ फैंग ने गंभीरता से कहा, गंभीर भाव से। क्या 10 गुना? उनके दिल धड़क रहे थे। वे सभी जानते थे कि विशेष बलों के लिए प्रशिक्षण बेहद भयानक था। यदि उनके प्रशिक्षण की तीव्रता विशेष बलों की तुलना में 10 गुना अधिक होती तो उन्हें पूरे दिन आराम करने का मौका नहीं मिलता। क्या वे इसे करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे? झाओ फैंग भी जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, इसलिए मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। हमारा लक्ष्य विशेष सैनिकों जितना मजबूत होना नहीं है, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट बनना है, इसलिए प्रशिक्षण की तीव्रता बहुत अधिक होगी। ये निर्विवाद है कि आपको शारीरिक रूप से बहुत कष्ट होगा और पूरी प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। इसलिए अब यह आखिरी बार है जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे वह बोलता गया, झांग फैंग की आवाज़ तेज होती गई। उसने लोगों की भीड़ पर नजर डाली और फिर से चिल्लाया, क्या कोई छोड़ना चाहता है? नहीं। आहू ने एक भयावह चेहरा बनाया और चिल्लाया, हमें पूरा भरोसा है। क्या सिर्फ तुम ही हो जो पूरा भरोसा रखते हो? झाओ फैंग ने ऊंची आवाज में पूछा। हमें पूरा भरोसा है। इस बार वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना मुंह खोला। क्या तुमने खाना नहीं खाया? झाओ फैंग ने फिर से झपट्टा मारा। हमें पूरा भरोसा है। आवाजें तेज और तेज होती गईं। हालांकि झाओ फैंग संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ। इस बार झाओ फैंग को छोड़कर बाकी सभी 50 लोग पागलों की तरह चिल्ला उठे। बहुत बढ़िया। झाओ फैंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ भीड़ को देखा, फिर उसने जोर से ताली बजाई और कहा, तो हम प्रशिक्षण शुरू करेंगे। अब पंक्तियों में खड़े हो जाओ। उसका आदेश सुनने के बाद हर कोई जल्दी से 2 पंक्तियों में खड़ा हो गया। प्रत्येक पंक्ति में 25 लोग थे। सभी लोग जमीन पर लेट जाएं। पहले राउंड के लिए 1000 पुशअप करें। शुरू करें। झाओ फैंग ने चिल्लाया। इस समय हर कोई जोश से भर गया था। हालांकि उनके लिए 1000 पुशअप करना असंभव था, फिर भी वे सभी नीचे झुक गए और उन्हें करने लगे। जहां तक झाओ फैंग का सवाल है, वह खड़ा था और चिल्लाया, 1 2 1 2। जब उसने 1 चिल्लाया तो सभी ने अपने शरीर नीचे कर लिए, और जब 2 सेकंड बाद 2 चिल्लाया तो सभी खड़े हो गए। झाओ फैंग 2 पंक्तियों के बीच चला गया, उन 6 महिलाओं पर अधिक ध्यान देते हुए। अगर वे ठीक से प्रदर्शन नहीं करती तो वह जल्दी से उन्हें याद दिला देता। झाओ फैंग को अच्छी तरह पता था कि रणविजय को इन 50 लोगों के पास भेजे जाने पर केवल 6 महिलाओं में ही दिलचस्पी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्टर अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उन्हें व्यवस्थित करना चाहते थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग विलासिता और विशेषाधिकार का जीवन जीते थे, कभी भी सही मायने में व्यायाम नहीं करते थे, इसलिए उनकी शारीरिक गुणवत्ता अभी भी अपेक्षाकृत खराब थी। अधिकांश लोग 20 पुशअप करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जू योंग, आहू और एल्डर मेंग को 20 पुशअप करने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरे समूह में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो उनसे बेहतर नहीं थे। बाकी लोग बहुत जोर जोर से सांस लेते रहे और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ो, रुको मत। अगर तुम अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हें दर्द सहना होगा। मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन हार मानता है। 30 पुशअप करने के बाद झाओ फैंग ने उन्हें फिर से प्रोत्साहित किया, जिससे बहुत से लोगों को जो हार मानना चाहते थे दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद मिली। जहां तक 6 महिलाओं की बात है, वे स्पष्ट रूप से कमजोर थीं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी गति कम कर ली। हालांकि उन्होंने 1 पुशअप किया जबकि पुरुषों ने 2 या 3 पुशअप किए। झाओ फैंग ने उन्हें दूसरों के साथ बने रहने के लिए कहने जैसा कुछ नहीं कहा। शू योंग, आहू और एल्डर मेंग को छोड़कर बाकी सभी 70 पुशअप करने के तुरंत बाद ही टिक नहीं पाए। ये संख्या कहीं से भी पर्याप्त नहीं है। झाओ फैंग की आवाज़ शांत हो गई और फिर उसने जोर से कहा, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जब 6 लड़कियां अभी भी आगे बढ़ रही हैं तो रुक जाओ? मैं देखूंगा कि इन लड़कियों से पहले कौन हार मान लेता है। बेशक 6 महिलाओं ने 1 पुशअप करने से पहले कुछ सेकंड आराम किया। जब वे लगातार 150 पुशअप तक पहुंच गईं तो उनमें से कई अंततः टिक नहीं पाईं। झाओ फैंग ने उनके रुकने का इंतजार नहीं किया और चिल्लाया, जहां हो वहीं रहो और 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर जारी रखो। आउच, मेरी बाहें गिरने वाली हैं। क्या दर्द है, हे भगवान! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गए। लगभग सभी पसीने से लथपथ थे। मैं 150 पुशअप खत्म करने के बाद थोड़ा कांप रहा हूं क्योंकि मैंने लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है। जू योंग ने अपनी बाहों को आराम देते हुए कहा। हुश, आहू ने अपना पसीना पोंछा और कहा, मुझे लगता है कि मैं और 50 कर सकता हूं, लेकिन मैं कल उठ नहीं पाऊंगा क्योंकि आज की ट्रेनिंग की तीव्रता बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। एल्डर मेंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि एल्डर ब्रदर फैंग बिना किसी औचित्य के व्यक्ति नहीं थे। चूंकि उन्होंने हमें इस तरह से प्रशिक्षित करने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। 2 मिनट बीत गए, उठो और चलते रहो, झाओ फैंग ने बेरहमी से कहा। इसके बाद उन सभी को 6 राउंड के भीतर 1000 पुशअप पूरे करने के लिए मजबूर किया गया। लक्ष्य पूरा करने के बाद जू योंग, आहू और एल्डर मेंग सहित सभी पुरुष थक गए थे, जबकि 6 लड़कियां लगभग बेहोश हो गई थीं। चलो,
प्रति व्यक्ति एक बोतल पानी पियो। इस समय झाओ फैंग ने व्यक्तिगत रूप से सभी को यांग किंग वाटर वितरित किया, जिसे मानक मिनरल वाटर की बोतलों में रखा गया था। घोर, हे भगवान, बड़े भाई फैंग, तुम बहुत क्रूर हो। इस समय हर कोई चीख चीख कर चिल्ला रहा था। हालांकि कुछ मिनट आराम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में फिर से ताकत आ गई है। दूसरे दौर की शुरुआत में सभी ने 200 पुशअप करने पर जोर दिया। ये स्पष्ट था कि उनमें बहुत सुधार हुआ था। आग जलाओ और एक स्पिट स्थापित करो, फिर मैं तुम्हें रात के खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन दूंगा। जब उन्होंने दूसरा दौर पूरा किया तो झाओ फैंग मुस्कुराया और उन्हें आग जलाने के लिए कहा। फिर वह कुछ बत्तख और हंस लेने के लिए माउंट न्यू मून चला गया। शाम को भुने हुए बत्तख और भुने हुए हंस की खुशबू सभी को खूब पसंद आई। रात का खाना खत्म होने के बाद वे तरोताजा महसूस कर रहे थे। आमतौर पर लोग रात के खाने के बाद आलसी हो जाते हैं, लेकिन झाओ फैंग उनके लिए दुर्स्वप्न बन गया था। 10 मिनट का ब्रेक लें और 1000 पुशअप का तीसरा दौर शुरू करें। झाओ फैंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बेरहमी से कहा। पफ, यहाँ पूरे जोश में चल रही ट्रेनिंग से दूर हटते हुए 5 बजे रणविजय मिंगमैन को लेकर रेस्टोरेंट में गया। उसने रात के खाने के लिए कोला चिकन विंग्स, ब्रेज्ड चिकन और खीरे के साथ लहसुन की चटनी बनाई। जब वे खाना खा रहे थे, रणविजय का मोबाइल फोन बज उठा। उसने देखने के लिए फोन निकाला और पाया कि फोन करने वाला व्यक्ति पियर्सन था, जो लंबे समय से अनुपस्थित था। बॉस, मुझे आपसे सलाह लेनी है, पियर्सन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यहाँ 6 बड़े हो चुके हंगेरियन भेड़ सुअर और लगभग 30 सुअर के बच्चे हैं। सुअरों की कीमत पर 20% की छूट है। बॉस, क्या आप उनमें से कुछ खरीदना चाहते हैं? सब खरीद लो, रणविजय ने सहजता से उत्तर दिया। सब खरीद लो एर्म, तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं वे काफ़ी नहीं हैं और मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं, पियर्सन फुसफुसाया। इन 36 सुअरों को खरीदने के लिए 3 मिलियन युआन से ज़्यादा की ज़रूरत होगी और हर सुअर के बच्चे की कीमत 10,000 युआन से ज़्यादा होगी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे अपना बैंक खाता नंबर भेजो, रणविजय ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। कुछ सेकंड बाद पियर्सन द्वारा संदेश भेजे जाने के ठीक बाद रणविजय ने सीधे 4 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। जाहिर है भेड़ सुअर कुछ दिनों में उसके पास भेजे जाएंगे। रात के खाने के बाद ग्राहक लगातार रेस्तरां से चले गए। रणविजय ने खुद को साफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन झाओ दाहू ने यह महसूस करने के बाद कि झाओ फैंग वहां नहीं था, उसकी मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह आदमी रेस्तरां के बारे में बहुत उत्साही था। रात के खाने के बाद रेस्तरां में केवल रणविजय और मिंगमैन ही बचे थे। रणविजय सोफे पर बैठे मिंगमैन को अपनी बाहों में पकड़े हुए और उसके साथ टीवी देख रहे थे। मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर रणविजय के दिल में गर्मी महसूस हुई। यहाँ तक कि उबाऊ कार्टून भी बहुत दिलचस्प हो गए। ये सभी भावनाएं प्यारी छोटी राजकुमारी मिंगमैन द्वारा लाई गई थीं। पापा, ओह, शियोंगदा और शियोंगे, कौन ज्यादा प्यारा है? लगभग 9:30 बजे कार्टून खत्म हुआ। मिंगमैन ने रणविजय की बाहों में देखा और कहा, मिंगमैन सबसे प्यारी है, मिंगमैन से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। रणविजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने मिंगमैन को उठाया और उसे घुमाया, फिर छोटी राजकुमारी के कोमल चेहरे को चूमा। क्या मिंगमैन इतनी प्यारी है? बेशक, मुआ मुआ मुआ। मिंगमैन का चेहरा रणविजय के पास आया, फिर उसने उसके गालों को कई बार चूमा। हा हा हा, रणविजय खुशी से मुस्कुराया, फिर मिंगमैन को उठाया और कहा, क्या हम ऊपर पेंटिंग करने चलें? ओह चलो, मिंगमैन ने बचकानी आवाज में कहा, अपने छोटे हाथों को इधर उधर हिलाते हुए। चलो, रणविजय ने टीवी बंद कर दिया और मिंगमैन को दूसरी मंजिल पर ले गया। ओह पापा, नहीं नहीं, मिंगमैन अचानक स्तब्ध रह गई। अध्याय 227। क्या? रणविजय ने संदेह से पूछा। माँ के बारे में क्या? मिंगमैन सबसे प्यारी है, तो क्या माँ प्यारी नहीं है? तुम्हारी माँ बहुत प्यारी नहीं है, रणविजय ने सहजता से कहा। ये कल्पना करना आसान है कि अगर अनन्या ने उसकी बातें सुनी होती तो वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा कहती, कमीना, एक घटिया और उबाऊ आदमी। नहीं, माँ भी बहुत प्यारी है, मिंगमैन ने मुंह बनाया और गंभीरता से कहा। बहुत अच्छा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह प्यारी है, ठीक है? रणविजय ने मिंगमैन से सहमति जताई। हाँ, मिंगमैन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फिर उसने फिर मुंह बनाया और बुदबुदाया, पापा, मुझे माँ की याद आती है, वह इतने दिनों से वापस नहीं आई है। तुम्हारी माँ कल वापस आ जाएगी, रणविजय ने जवाब दिया। लेकिन मुझे अब माँ की याद आती है, मिंगमैन ने दयनीय रूप से कहा। तो चलो अब उसे बुलाते हैं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बढ़िया, ये कहते हुए मिंगमैन खुश हो गई। वे बेडरूम में वापस चले गए, जहां रणविजय ने अलमारी से एक पतला नीला पायजामा निकाला। मिंगमैन को बदलने में मदद करने के बाद उसने अपना कोट उतार दिया और शॉर्ट्स में बिस्तर पर चला गया। यूरोपीय शैली का बिस्तर काफी बड़ा था और हल्के गुलाबी रंग की रेशमी चादरों और रजाई से ढका हुआ था। इसके अलावा गद्दा नरम था, जो एक शीर्ष ब्रांड का था। मिंगमैन ने रजाई पर पैर रखा और इधर उधर उछलते हुए बुदबुदाया, पापा, जल्दी करो और माँ को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। हंसते हुए रणविजय ने बेडसाइड टेबल से अपना सेल फोन लिया और अनन्या का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ शांगजिंग में कार्यक्रम वास्तव में 6 बजे के बाद ही समाप्त हुआ।
अनन्या, एक पुरुष स्टार और एक अन्य महिला स्टार को उत्सव के रूप में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। चूंकि यह मुख्य संचालक के बेटे जिया डोंग थे जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, अनन्या और जो फी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उससे वादा किया। इसलिए समूह लुलान लेक रेस्तरां की ओर बढ़ गया, जो इस क्षेत्र में काफी अच्छा था। लीडू पार्क में स्थित कांच से बना ये रेस्तरां झील के नज़ारे वाला एक शांत घर था। इसमें पश्चिमी शैली और कोरियाई भोजन परोसा जाता था, साथ ही चाय के समय जलपान भी परोसा जाता था जो आसपास के वातावरण के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता था। यह एक ऐसा रेस्तरां था जहां से 4 मौसमों के बदलावों का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता था। ये परिवार और दोस्तों के साथ आराम का समय बिताने, शहर के शोर शराबे से दूर रहने, दुनिया की चंचलता को दूर रखने और अपनी आत्मा की गति को धीमा करने के लिए एक अच्छी जगह थी। लुलान लेक रेस्तरां रात में रोशनी से जगमगा रहा था, जबकि जंगल के रास्ते सभी तरह तरह की रोशनी से सजे हुए थे। शहर में एक शांत और एकांत रेस्तरां के रूप में इसने शांगजिंग से कई मशहूर हस्तियों को आकर्षित किया। ध्वनि वातावरण के अलावा यहाँ एक प्रसिद्ध शेफ भी था जो अच्छी पाक कला कौशल रखता था। जब भीड़ रेस्तरां में पहुंची तो जिया डोंग ने पहले से ही कई खास व्यंजन मंगवा लिए थे, जिसमें सनशाइन रोल, भुना हुआ सामन सिर, तला हुआ ऑक्टोपस, कोरियाई समुद्री भोजन सलाद, लहसुन स्टेक, भुना हुआ पसलियां, भुना हुआ समुद्री भोजन प्लेटर आदि शामिल थे। ये वास्तव में एक दावत थी। जब वे कंपार्टमेंट नंबर 3 में गए तो एक वेटर उनका नेतृत्व कर रहा था। लुलान लेक रेस्तरां में झील के किनारे कुल 8 कंपार्टमेंट थे, जिनमें से सभी में देखने के लिए एक खिड़की के साथ बड़ी लैंडिंग थी। ग्राहक झील के किनारे के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। रात में भी झील के चारों ओर बहुत सारी रोशनी लगी हुई थी और छायादार पानी लोगों को अस्पष्टता का एहसास कराता था। बेशक ये 8 निजी कमरे वास्तव में महंगे थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1999 युआन थी। जब वे कंपार्टमेंट नंबर 3 में प्रवेश करने वाले थे तो अचानक एक आत्मविश्वासी और दबंग आवाज ने क्षेत्र को भर दिया। जियाओ डोंग। सभी ने मुड़कर देखा और उनके बगल में 5 लोग खड़े थे। जाहिर है वे कंपार्टमेंट नंबर 1 या कंपार्टमेंट नंबर 2 में जाने की तैयारी कर रहे थे और उनका नेतृत्व कटे हुए बालों वाला एक साधारण युवक कर रहा था। बड़े भाई लियू, आप भी यहाँ हैं। जिया डोंग कुछ हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी और चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। सामने वाला आदमी लियू फैंग था, जो शांगजिंग में बहुत प्रभाव वाला एक नया प्रवेशी था। उसने शांगजिंग में लौटने के बाद से कई महान परिवारों के कुछ अमीर बेटों के साथ अच्छा तालमेल बनाया था। हालांकि दूसरों का सामना करते समय वह अधिक से अधिक घमंडी हो गया था और लगातार अपनी महिला साथियों को बदलता रहता था। वर्तमान में उसके बगल में एक आकर्षक महिला खड़ी थी। उसके पीछे 3 पुरुष थे जो स्पष्ट रूप से लियू फैंग के आदमी थे। उनमें से जो मोटा आदमी गंभीर रूप से घायल था, उसके बाएं गाल पर धुंध लगी थी और दायां गाल खुरदुरा था। उसका नाम डोंगहू था। मेरे एक छोटे भाई को अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, इसलिए मैं उसे रात के खाने के लिए ले आया हूँ। लियू फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और डोंगहू की बांह पर थपकी दी। डोंगहू ने अपना मुंह मोड़ लिया क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसकी बाहें बहुत कोमल थीं। जब भी उसकी बाहें दर्द करती तो डोंगहू हमेशा अपने मन में रणविजय को कोसता, जो सिर्फ ये दिखाता है कि वह वास्तव में किस तरह का घमंडी खलनायक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू फैंग ने जिया डोंग के पीछे भीड़ पर नजर डाली। जैसे ही उसने अनन्या के साथ एक ही मंच पर दिखाई देने वाली महिला स्टार को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि जब उसने अनन्या को देखा, जो समूह के पीछे खड़ी थी, तो उसकी आंखें लालच और विस्मय से भर गईं। उन्होंने अभी अभी टीवी स्टेशन पर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पूरी की है, इसलिए मैं उनका मनोरंजन करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिया डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते, बड़े भाई लियू? वह खूबसूरत महिला कौन है? लियू फैंग ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि अनन्या को बिना पलक झपकाए घूरते हुए एक सवाल पूछा। इस बिंदु पर जिया डोंग के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने मेहमानों का मनोरंजन करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनमें से एक पर एक महिला हत्यारे की नज़र थी। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह अंत में लियू फैंग को नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया, वह अनन्या है। अनन्या, यहाँ आओ और मुझे उसका परिचय दो। वह लियू परिवार का चाइल्ड लियू है, जिसका शांगजिंग में उच्च सामाजिक दर्जा है। बोलते समय जिया डोंग ने अनन्या को याद दिलाया क्योंकि उसे लगा कि उसे एक स्टार के रूप में संपर्कों के महत्व के बारे में पता होना चाहिए, और उसे दृढ़ विश्वास था कि अनन्या मुस्कुराहट के साथ लियू फैंग का अभिवादन करना जानती होगी। उसके बाद अगर वह लियू फैंग के साथ खेलती तो उसका विकास सुचारू रूप से हो सकता था, लेकिन ये केवल जिया डोंग की कल्पना में ही हुआ था। वास्तव में अनन्या हिली भी नहीं। उसने बस थोड़ा सिर हिलाया और शांति से उसका अभिवादन किया, नमस्ते चाइल्ड लियू। जिया डोंग और अन्य लोग जैसे ही उसके बेपरवाह तरीके को देखते हैं, वे स्तब्ध रह जाते हैं। उसी समय लियू फैंग की आंखों में असंतोष की एक चमक चमक उठती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए जिया डोंग ने जल्दी से कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते, बड़े भाई लियू? इतने सारे लोगों के साथ शराब पार्टी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जीवंत होगी। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे उन्हें बड़े भाई लिन का अभिवादन करने के लिए ले जाना है, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वे आना चाहते हैं।
लियू फैंग ने बहुत अनिच्छा से अनन्या से अपनी आंखें हटाईं, फिर जिया डोंग की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्या बड़े भाई लिन भी यहाँ हैं? जिया डोंग चौंक गया, फिर वह मुस्कुराया और जल्दी से बोला, क्या वह कंपार्टमेंट नंबर 1 में है? मैं बाद में उसका स्वागत करने आऊँगा। ठीक है। लियू फैंग ने सिर हिलाया, भावनाओं से भरी अनन्या की ओर देखा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। पहले चलो। जिया डोंग ने आगे बढ़कर कंपार्टमेंट नंबर 3 में प्रवेश किया। सबके बैठने के बाद उसने शांति से अनन्या की ओर देखा और थोड़े गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, तुम्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं और एंटरटेनमेंट सर्किल ने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। इस युग में संपर्क अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए अगर तुम्हारे पास संपर्कों की एक विस्तृत श्रृंखला है तो तुम्हारे लिए वापसी करना आसान होगा। आह, मैं समझ गया, अनन्या ने थोड़ा सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। ठीक है। जिया डोंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हालांकि लियू फैंग की पृष्ठभूमि मजबूत है, फिर भी शांग जिंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए एल्डर ब्रदर लिन, जिसका नाम लिन जी है, शांग जिंग में 4 वंशजों में से एक माना जाता है और वह बहुत शक्तिशाली है। चूंकि वह भी यहाँ खाना खा रहा है, इसलिए मैं बाद में आपको टोस्ट का प्रस्ताव देने के लिए ले जाऊंगा। उसके बोलने के तुरंत बाद मेजबानों सहित अन्य लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। अनन्या, आपको चाइल्ड जिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एन कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक महान व्यक्ति से परिचित होने का अवसर है। यदि चाइल्ड लिन आपको पसंद करते हैं तो आप भविष्य में आसानी से विकास करेंगे। ये सही है। बी लिस्ट की महिला स्टार, जो अनन्या के साथ एक ही मंच पर थी, ने धीरे से आह भरी और थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, बड़ी बहन अनन्या इतनी सुंदर है कि वह जहां भी जाती है सबका ध्यान उसी पर होता है। यहाँ तक कि चाइल्ड जिया भी हमें अनदेखा करते हुए स्वेच्छा से आपको चाइल्ड लिन से मिलवाने की योजना बना रही है। जियाओलिंग, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम्हें साथ ला सकती हूँ, लेकिन बड़े भाई लिन को तुम्हारा मोटा फिगर पसंद नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा फिगर अनन्या जैसा आकर्षक होता तो मैं तुम्हें पहले ही उनसे मिलवा देती, जिया डोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हो, बड़े भाई जिया वास्तव में एक अनुभवी हैं। जियाओलिंग ने उस पर आंखें घुमाईं। बाकी लोग भी आपस में बातें कर रहे थे, सभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लिन जी की सामाजिक स्थिति कितनी ऊंची है। हालांकि अनन्या को ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वह 4 वंशजों में से एक था? रणविजय शुरू में 4 वंशजों में से एक था। जब दूसरे लोग बात कर रहे थे तभी अनन्या के जवाब की हल्की आवाज़ सुनाई दी, मुझे माफ़ करें चाइल्ड जिया, लेकिन टोस्ट का प्रस्ताव रखने के लिए मुझे साथ लाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। जिया डोंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। अनन्या, तुम्हारा क्या मतलब है? जिया डोंग ने पूछा। बड़े भाई जिया, इस समय जोफी ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन यान शायद ही कभी शराब पीने की पार्टियों में जाती हैं और उन्हें दूसरों को टोस्ट करने की आदत नहीं है। हालांकि चाइल्ड लिन शक्तिशाली है, लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। हमारे लिए आपको जानना ही काफ़ी है। मेरी राय में बड़े भाई जिया के साथ पीना दूसरों के साथ पीने से कहीं बेहतर है। ओह, जिया डोंग ने अनन्या को परखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, भले ही वह उससे सहमत नहीं था, और बस सपाट तरीके से जवाब दिया, बस आराम से रहो। वेटर, मज़ारों का एक डिब्बा। जिया डोंग ने दरवाजे पर खड़े वेटर को हाथ हिलाया। ठीक है। उसकी बात सुनने के बाद वेटर ने जल्दी से ऑर्डरिंग मशीन से कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की। एक डिब्बे में माज़रों की 4 बोतलें थीं। माज़रो मोगाओ रेड वाइन का एक ब्रांड था, जिसकी 4 बोतलों की कीमत 120,000 युआन थी। यानी इसकी कीमत प्रति बोतल 30,000 युआन थी। लोगों का मनोरंजन करने के लिए इसका इस्तेमाल करना एक बहुत ही ईमानदार इशारा माना जाता था। ड्रिंक्स ऑर्डर करने के बाद सभी ने थोड़ी देर तक बातचीत की। फिर वेटर ने बर्तन निकाले और उन्हें गोल मेज की कांच की ट्रे पर रख दिया। रेड वाइन की उन 4 बोतलों को तब तक नहीं खोला गया जब तक कि सभी व्यंजन परोसे नहीं गए। वेटर ने रेड वाइन की एक बोतल खोली, उसे डिकेंटर में डाला और एक पल बाद उनके कप भर दिए। चलो जश्न मनाने के लिए पहले एक ड्रिंक लेते हैं। अपनी बात खत्म करने से पहले जिया डोंग ने अपनी आंखों के कोने से दरवाजे की ओर देखा। जैसे ही उसने कुछ लोगों को अंदर आते देखा, वह रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और आगे बढ़ा। ओह, बड़े भाई लिन यहाँ हैं। मैं बाद में आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखने के बारे में सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। हाँ, अंदर आइए, कृपया यहाँ बैठिए। अध्याय 228। मम्मा। लिन जी ने धीरे से सिर हिलाया और जिया डोंग के पीछे पीछे उसकी सीट पर चला गया। जिया डोंग से संकेत मिलने के बाद टेलीविजन होस्ट ने अपनी सीटें उन 5 लोगों को दे दी जो अभी अभी अंदर आए थे। इस दौरान सभी ने उसे बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया, चाइल्ड लिन। हालांकि अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखों से थोड़ी देर के लिए लिन जी को देखा और अपने होंठ भींच लिए। उसने अंत में उसका अभिवादन भी नहीं किया। लिन जी एक बहुत ही गोरा और कुछ हद तक स्ट्रैंड व्यक्ति था, जिसकी पलकें पतली थीं और आंखें छोटी थीं, जो एक जिगोलो की तरह दिखता था, जिसने शुरू से ही अनन्या को एक बहुत ही षड्यंत्रकारी प्रभाव दिया। लेकिन जैसे ही लिन जी ने बात की, उसकी कर्कश आवाज़ ने उसके स्त्री स्वभाव को बहुत हद तक दूर कर दिया।
उसकी नज़र टेबल पर रखी रेड वाइन पर पड़ी, फिर उसने वेटर को हाथ हिलाया और कहा, 1982 लाफाइट की 4 बोतलें और उन्हें मेरे बिल में डाल दो। ठीक है। वेटर ने अचानक जोर से सांस ली, फिर उत्साह से सिर हिलाया और जल्दी से ऑर्डर देने लगा। 1982 की लाफाइट की कीमत प्रति बोतल 170,000 युआन थी, जो 4 बोतलों के लिए 680,000 युआन थी। इससे उसका कमीशन काफ़ी हद तक बढ़ गया। विशेषज्ञों ने ऑर्डर देते समय वाकई उदारता दिखाए। जब उन्हें एहसास हुआ कि लिंजी कितने उदार हैं, तो सभी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मन ही मन आह भरी, वह निश्चित रूप से शांग जिंग में बहुत प्रभाव रखने वाला वंशज है। लाफाइट की 4 बोतलें जल्दी से आ गईं। लाल शराब को देखकर जिया डोंग ने अपना प्याला लिया और कहा, आइए पहले इन प्यालों में शराब पीते हैं और बड़े भाई लिन को उनके उत्साह के लिए धन्यवाद देने के लिए एक साथ टोस्ट का प्रस्ताव देते हैं। इस बार उनके बाद आने वाले 5 लोगों के अलावा सभी ने, यहाँ तक कि अनन्या ने भी, अपने प्याले उठाए और लाल शराब में से कुछ पी। इस दौरान मेजबान जियाओलिंग और पुरुष सितारे जो अनन्या के साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए थे, सभी ने उनकी प्रशंसा की। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद चाइल्ड लिन। धन्यवाद बड़े भाई लिन। बड़े भाई लिन बहुत उदार हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रशंसा के सामने लिन जी शांत रहे, क्योंकि उन्हें ऐसे मौकों की आदत थी। अचानक उन्होंने अनन्या की ओर देखा, जो इस पूरे समय अपनी आंखों में विस्मय के साथ चुप रही थी। फिर उन्होंने अपना गिलास उठाया जो लाफाइट से भरा था, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या वास्तव में 5 साल पहले की तुलना में बहुत सुंदर है। उनकी बात सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने अनन्या की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि लिंजी यहाँ अनन्या के लिए आए हैं, अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आते। धन्यवाद। अनन्या ने अपने होठों को दबाया और धीरे से अपना सिर हिलाया। मिस्जी हमेशा की तरह सुंदर हैं और मुझे आपका व्यक्तित्व बहुत पसंद है, लिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। चाइल्ड लिन, मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, लियान ने लिन जी को घूरते हुए उत्तर दिया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लिन जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है कि मिस्जी 5 साल पहले लाइमलाइट में थीं और उनके पास सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने संन्यास ले लिया। वास्तव में मैं इसका कारण जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ, क्योंकि औसत व्यक्ति उन परिस्थितियों में संन्यास लेने का विकल्प नहीं चुनेगा। हालांकि अनन्या इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद जोफी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, अनन्या ने इसलिए संन्यास लिया क्योंकि उसके घर में कुछ निजी मामले थे और वह हाल ही में वापस आने का इरादा नहीं रखती थी। ओह, मैं समझ गया। लिंजी के चेहरे पर ज्ञान की झलक थी जब उन्होंने अनन्या को देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मिस्जी की वापसी एक बड़ी सफलता होगी, इसलिए मैं लिली को चमकाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम वेई चाओ है। वह हाल ही में एक उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म तैयार कर रहा है और मैं निवेशकों में से एक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्जी इसमें रुचि रखती है। यदि ऐसा है तो मैं बाद में एक ड्रिंकिंग पार्टी का आयोजन करूंगा ताकि हम सभी विवरणों के बारे में बात कर सकें। जब उसने बोलना बंद किया तो मेजबानों और अन्य 2 सितारों के चेहरे थोड़े बदल गए। वेई चाओ एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। उन्होंने पहले ही उच्च गुणवत्ता वाली 2 फिल्में बनाई थीं जिन्होंने 500 मिलियन युआन से अधिक की कमाई की, जबकि उन्होंने अपना करियर केवल 3 साल पहले ही शुरू किया था। इसके अलावा निवेश काफ़ी बड़ा रहा होगा क्योंकि चाइल्ड लिन ने इसे एक बड़े पैमाने की फिल्म माना था। एक बार जब अनन्या इस फिल्म में भाग लेगी तो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। ये सोचकर सभी ने ईर्ष्या से अनन्या की ओर देखा। लिंजी और लियू फैंग की आंखों में खुशी की चमक थी। चाहे उन्हें कोई भी भूमिका मिले, जब तक अनन्या फिल्म में भाग लेने का वादा करती है तब तक उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस युग में बिना कीमत चुकाए किसी के लिए सफल होना कैसे संभव हो सकता है। अब ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अनन्या कीमत चुकाने को तैयार है या नहीं। हालांकि लिंजी के दाईं ओर खड़े जिया डोंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और वह अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। चाइल्ड लिन ने साबित कर दिया है कि वह उसके लिए यहाँ आया है। अगर वह मान जाती है। धीरे धीरे सभी शांत हो गए। वे अनन्या को घूरते रहे, उसके जवाब का इंतजार करते रहे। यहाँ तक कि जियाओलिंग भी यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया, बड़ी बहन अनन्या, अभी उससे वादा करो, यह एक मौका है। ओह। उसकी बातें सुनने के बाद अनन्या ने जियाओलिंग की तरफ देखा, फिर लिंजी की तरफ देखा। उसकी चंचल मुस्कान को घूरते हुए अनन्या ने सीधे कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद चाइल्ड लिन। हालांकि मैंने कल के लिए पहले से ही हवाई जहाज का टिकट बुक कर लिया है क्योंकि मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। सच में? तो लिंजी की आंखें छोटी हो गईं और उसने उन्हें थोड़ा छोटा कर लिया। जब वह बोलने ही वाला था, अनन्या का फोन बज उठा। देखने के लिए अपना सेलफोन निकालने के बाद वह सीधे खड़ी हुई और बोली, माफ़ करना, मुझे बाहर निकलकर यह कॉल रिसीव करनी है। अपनी बात खत्म करने के बाद अनन्या बाहर चली गई। रेस्टोरेंट के सामने नज़ारे देखने के लिए एक छोटा सा मंच था जिस पर कई टेबल, कुर्सियां और छतरियां रखी हुई थीं। माफ़ करना। अनन्या के कमरे से बाहर जाने के बाद लिंजी ने अपना गिलास लिया, उठकर उसके पीछे चला गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने अनन्या को रणविजय कहते सुना। रणविजय। लिंजी ठिठक गई, फिर आश्चर्य से अनन्या को देखने लगी। जहां तक अनन्या की बात है, उसने फ़ोन लिया और दूसरी तरफ चली गई जब उसने देखा कि लिंजी उसके पीछे आ रही है।
उसने तब तक कुछ और नहीं कहा जब तक कि उसे यकीन न हो गया कि लिंजी अभी भी उसका पीछा नहीं कर रही है। मैंने अभी अभी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पूरी की है और अब मैं टीवी स्टेशन के कर्मचारियों के साथ डिनर कर रही हूँ। ठीक है, मिंग मैंग तुम्हें याद करती है, रणविजय ने जवाब दिया। मुझे भी मिंग मैंग की याद आती है। मैं कल दोपहर 3:50 बजे हांगकांग के लिए उड़ान भरूंगा और उस रात 8 बजे पहुंचूंगा। मैंने मिंग मैंग के लिए पहले से ही एक उपहार तैयार कर रखा है। आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वह क्या है। रणविजय से बात करते समय अनन्या की आवाज़ सक्रिय हो गई। क्या मेरे लिए कोई उपहार है? रणविजय ने सहजता से कहा। अच्छा प्रयास। चूंकि तुम मुझे कभी कोई उपहार नहीं देते, इसलिए तुम्हें मुझसे भी उपहार भेजने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बह। अनन्या ने धीरे से नाक से कुड़ी। अनन्या की मधुर और मीठी आवाज़ सुनकर रणविजय अनजाने में मुस्कुरा उठे। ओह पापा, आपने अभी तक बात खत्म क्यों नहीं की? अब मेरी बारी है, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ। जैसे ही मिंग मैंग की उत्सुकता मोबाइल फ़ोन से बाहर आए, अनन्या की खूबसूरत आंखें आकर्षक अर्धचंद्र की तरह उभर आईं। तभी मिंग मैंग की कोमल आवाज़ साफ सुनाई दी जब उसने कहा, माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम वापस क्यों नहीं आई? मुझे भी तुम्हारी याद आती है। अनन्या दाईं ओर खड़ी होकर मिंग मैंग से बातें कर रही थी। लिंजी के लिए वह बाईं ओर खड़ा था। कभी कभी अपनी रेड वाइन की चुस्की लेते हुए वह चंचल नज़रों से अनन्या को देख रहा था। वह 6 साल पहले अनन्या को पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन अपने परिवार से जुड़ी कई छोटी छोटी बातों के कारण उसे समय नहीं मिल पाया था। इसलिए वह लंबे समय तक पछताता रहा। चूंकि वह आखिरकार उससे फिर से मिला और उसके पास खाली समय था, इसलिए वह उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन जब उसने रणविजय का नाम पुकारा तो उसके लहजे से लगा कि अनन्या रणविजय से काफ़ी परिचित होगी। रणविजय, उसने रणविजय को सालों से नहीं देखा था, जो उससे हार गया था। उसने रणविजय की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई थीं और रणविजय से कहा था वह शांग जिंग के 4 वंशजों में से एक कहलाने के योग्य नहीं है और उसका दुश्मन होने के भी लायक नहीं है। गुंडों पर हमेशा बुद्धिमान हावी रहते थे। फ़ोन कॉल आधे घंटे से ज़्यादा चल सकती थी, लेकिन अनन्या ने सोचा कि अगर वह इतनी देर तक बात करती रही तो यह अपमानजनक होगा। इसलिए उसने मिंग मैंग को फ़ोन रखने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। जब वह वापस डिब्बे की ओर मुड़ी तो लिंजी उसके सामने आ गई। चाइल्ड लिन, बाहर क्यों आए? अनन्या ने पूछा। मैं तुम्हारे पीछे आई थी, लिंजी ने हंसते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप उस मामले पर फिर से विचार कर सकते हैं जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि आपकी शक्ल उस स्क्रिप्ट में एक भूमिका से मेल खाती है। अगर आपको लगता है कि रात में इस बारे में बात करना उचित नहीं है, तो हम कल दिन में इस बारे में बात कर सकते हैं। उसके शब्द काफ़ी ईमानदार थे, मानो वह वास्तव में उसके साथ सहयोग करना चाहता हो। हालांकि अनन्या कई सालों से मनोरंजन के क्षेत्र में है, इसलिए वह निश्चित रूप से नियम और कानून जानती थी। अगर वह वाकई उसके साथ सहयोग करना चाहता तो खबर रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी को भेज दी जाती और वह उसे देखते ही इस तरह से बात नहीं करता। अनन्या का दृढ़ विश्वास था कि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और मेरा समय सीमित है। इसलिए मैं बिना अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकती और आपसे वादा नहीं कर सकती। अगर चाइल्ड लिन मेरे साथ सहयोग करना चाहती है तो आप रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि वे व्यवस्था करेंगे। ठीक है। लिंजी असहाय होकर मुस्कुराए। मम्मा, अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और डिब्बे की ओर बढ़ गई। वैसे मिस ली, लिंजी ने अचानक कहा, मैं बस एक फ़ोन कॉल करने के लिए बाहर आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे सेल फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। तो क्या मिस जी अपना सेल फ़ोन मुझे दे सकती हैं? अनन्या रुकी और अपनी खूबसूरत आंखों से लिंजी को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया और सहमति जताई। ठीक है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अनन्या ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, डायल करने के लिए पेज पर क्लिक किया और उसे सौंप दिया। उससे फ़ोन प्राप्त करने पर लिंजी ने चुपके से रणविजय का फ़ोन नंबर याद कर लिया, फिर लापरवाही से एक नंबर डायल किया। अचानक लिंजी की जेब से एक रिंगटोन आई। ठीक है, यह मेरा फ़ोन नंबर है मिस जी। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। लिंजी ने अपना नाम सहेजने के लिए अनन्या के फ़ोन की स्क्रीन पर क्लिक किया और उसे वापस दे दिया। आपका तरीका बहुत खास है, अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, फिर फ़ोन लिया और जाने के लिए मुड़ गई। शायद ये तरीका किसी अकेली महिला का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन लिंजी को नहीं पता था कि अनन्या पहले से ही एक माँ है और बच्चे के पिता को धीरे धीरे वह स्वीकार कर रही थी। इस तरह के व्यवहार से उसे कुछ हद तक घृणा हुई। अनन्या डिब्बे में वापस आ गई। लिंजी उसके पीछे नहीं गया, बल्कि आराम से आगे की तरफ चला गया और एक कुर्सी पर बैठ गया जिसके पैर टेबल पर रखे हुए थे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और रणविजय का नंबर डायल किया, जिसे उसने अभी अभी याद किया था, जबकि वह दूर से झील की सतह को देख रहा था और एक चंचल मुस्कान दिखा रहा था। नमस्ते, क्या ये रणविजय है? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? लिंजी ने हंसते हुए कहा। नहीं। रणविजय का बेबाक जवाब सुनकर लिंजी अब उसे अनुमान लगाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीधे कहा, ये लिंजी है।
अध्याय 229। ओह, रणविजय ने एक नीरस जवाब दिया। मुझे अभी अनन्या से तुम्हारा नंबर मिला है। चूंकि तुम एक पुरानी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया, लिन जी ने पाखंडी ढंग से कहा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो लिन जी रुक गया। लगभग 10 सेकंड बाद उसकी आंखों में उपहास बढ़ गया क्योंकि रणविजय अभी भी चुप था, इसलिए उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम अपने पुराने दोस्त से बात नहीं करना चाहते? पुराने दोस्त? तुम मेरे दोस्त बनने के योग्य नहीं हो। रणविजय के बेस्वाद शब्द निकले। ओह, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में तुम परिपक्व हो गए हो। वैसे भी मैं तुम्हारी प्रेमिका के साथ कई बार सो चुकी हूँ। शायद तुम्हें संपर्क शब्द का मतलब पता हो, लिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम सच में सुंदरता की सराहना करना जानते हो और कियाओ लुलुओ वाकई आकर्षक थी। ओह, वैसे मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने तुम्हें वह फोटो भेजने से 1 महीने पहले ही रोंगशेंग होटल में कियाओ लुलुओ के साथ सोया था। इसलिए जब उसने बाद में मुझे देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। दुर्भाग्य से मैं उस रात थोड़ा नशे में था और तुम्हारे लिए एक तस्वीर लेना भूल गया, जिसके कारण मुझे उसके साथ दूसरी बार सेक्स करना पड़ा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? रणविजय की बात को समझने के बाद लिन जी ने संदेह में अपनी चंचल टिप्पणियों को वापस ले लिया। उसके चरित्र के अनुसार उसे इस समय पहले से ही चिड़चिड़ा होना चाहिए था। क्या पिछले कुछ सालों की कठिन जिंदगी ने उसके अहंकार को कुचल दिया? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि कियाओ लुलुओ तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। जब वह तुम्हें याद करती है तो बस आहें भरती है। वास्तव में तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हें ये सत्यापित करने में मदद की कि क्या वह तुम्हारे प्रति वफादार थी, और जाहिर है वह अपने अव्यावहारिक विचारों के लिए तुम्हारे पास आई थी। अब मुझे पता चला है कि तुम अनन्या से परिचित हो और तुम दोनों दोस्त लगते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका निजी नंबर है। हालांकि, लिन जी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी जब से मैं उससे मिला हूं मैं उसे पाने जा रहा हूं। आगे बढ़ो और कोशिश करो। रणविजय ने बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि उसे अनन्या पर पूरा भरोसा था। जब लिन जी ने रणविजय के बेरुखी भरे शब्दों को फिर से सुना तो उसकी आंखों में संदेह भर गया। वह ये समझने में विफल रहा कि अब रणविजय का व्यक्तित्व कैसा है। हालांकि उसने अभी अभी उसे बार बार उकसाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था, फिर भी रणविजय बेरुखी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया था वह व्यर्थ था। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। कुछ देर रुकने के बाद लिन जी ने एक कपटी मुस्कान के साथ कहा, अनन्या बहुत अच्छी लगती है। इसलिए अगर मैं उसका पीछा करता हूं तो मैं असफल हो सकता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि तुम मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो और जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। हाँ, मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा अनन्या से कोई लेना देना है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ दिनों में तुम्हें कई तस्वीरें भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या ऐसा है? रणविजय का स्वर पहली बार बदला, जिससे लिन जी को थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। मैं 5 साल पहले ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता था, इसलिए तुम और तुम्हारा समर्थन करने वाले लिन मेरे लिए चींटियों के अलावा कुछ नहीं हो। मुझे फिर से भड़काने की कोशिश मत करो या मुझे तुम्हें इस दुनिया से मिटा देने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहने के बाद रणविजय ने सीधे फोन रख दिया। अपने मोबाइल फोन से बीप की आवाज़ सुनकर लिन जी थोड़ा चौंक गई। पूरा लिन परिवार उसके लिए चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। यह शायद सबसे हास्यास्पद मजाक है जो मैंने कभी सुना है। लिन जी ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो आप और अनन्या एक खास रिश्ते में हैं। चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं, लिन जी ने खुद से कहा, फिर उठकर वापस डिब्बे में चला गया। बड़े भाई लिन, आप इतने लंबे समय के लिए बाहर क्यों गए? आपके बिना माहौल जीवंत नहीं है, जिया डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फोन किया। लिन जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने अपने गिलास में थोड़ी सी रेड वाइन डाली और उसे ऊपर उठाया, फिर कहा, चलो पीते हैं। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद माहौल धीरे धीरे जीवंत हो गया। हालांकि सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फिर भी वे लिन जी की चापलूसी करने पर केंद्रित बातचीत में लगे हुए थे। लिन जी अच्छे मूड में लग रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर तक भीड़ के साथ बातचीत की। ये समझते हुए कि यह सही समय है, लिन जी ने फिर से अनन्या की ओर देखा। उसने शराब का एक घूंट लिया और कहा, मिस जी, क्या आप रणविजय को जानती हैं? जब उन्होंने देखा कि लिन जी अनन्या से बात कर रहे हैं तो सभी धीरे धीरे शांत हो गए। जब उन्होंने सुना कि विषय रणविजय था तो लियू फैंग के चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी, जबकि उसके बगल में बैठे डोंढू ने अपना चेहरा घुमाकर कुछ हद तक नाराजगी भरी नजर दिखाए। सभी की निगाहों के सामने अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। क्या आप उससे परिचित हैं? लिन जी ने फिर पूछा। कुछ हद तक, अनन्या ने एक नीरस जवाब दिया। तुम्हारे साथ उसका वर्तमान रिश्ता क्या है? माफ करना, यह मेरा काम है। अनन्या ने अपनी भौहें उठाईं और अंदर से थोड़ी अधीर हो गई। हाँ, लिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रणविजय मेरे एक सहकर्मी के रूप में हमसे बहुत परिचित थे। मुझे याद है कि उन्होंने कुछ साल पहले मिस जेड के लिए किसी उच्च पद वाले व्यक्ति की पिटाई की थी, इसलिए मुझे लगा कि मिस जी शायद उन्हें जानती होंगी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच था। इस बिंदु पर जो फी, जो अनन्या के बगल में बैठी थी, ने अपने होंठ सिकोड़ लिए।
रणविजय उसके बहनोई मिंगमैन के पिता थे और भविष्य में बड़ी बहन यान के पति बनने की अधिक संभावना थी। क्या वह उनसे परिचित नहीं थी? हालांकि उसने केवल इन शब्दों को अपने दिमाग में रखा और इस अवसर पर कुछ नहीं कहा। तो यह एक नायक की कहानी है जिसने एक सुंदरी को बचाया, जिया डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हो, क्या वह कुत्ता नायक कहलाने लायक है? अचानक एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा और लियू फैंग को ये कहते हुए सुना, एक बार एल्डर ब्रदर लिन ने उसे कुत्ते की तरह धोखा दिया था और फिर अपने परिवार से निकाले जाने के बाद वह 5 साल तक शांगजिंग में रहा। वह नायक नहीं बल्कि एक भिखारी है। जिया डोंग, क्या तुम्हें सजा के तौर पर एक गिलास शराब नहीं पीनी चाहिए? ठीक है, मैं गलत था, मैं खुद को सजा दूंगा। जिया डोंग ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने गिलास में रेड वाइन गटक ली। जहां तक लिंजी का सवाल है, वह पूरे समय अनन्या को घूर रहा था, लेकिन जब लियू फैंग ने रणविजय के बारे में बात की तो अनन्या का चेहरा उतर गया और उसकी सांस फूलने लगी। इसके अलावा झो फेई, जो उसके बगल में बैठा था, ने उस पर एक गंदी नजर डाली, जिसने लिंजी को आश्वस्त किया कि उनके रणविजय के साथ संबंध थे। उसके लिए भिखारी कहलाना सम्मान की बात है। इस समय डोंग हो, मोटा और भारी आदमी जो लियू फैंग के बगल में बैठा था, ने कहा, उसने उन 5 सालों में एक कुत्ते की तरह जीवन जिया। मैंने एक बार उसे कारों की मरम्मत में मदद करने के लिए काम पर रखने का इरादा किया था, लेकिन उसने घमंड से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसने बड़े भाई लियू के साथ रेस की और संकीर्ण रूप से जीत गया। हालांकि इस मूर्ख आदमी ने 1 महीने बाद फिर से रेस करने का वादा किया, लेकिन अंत में उसने कार बेच दी और विमान से भाग गया। वह बिल्कुल मूर्ख है। धमाका! अचानक मेज पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। लोगों ने डोंगहू से नजरें हटा लीं और अनन्या का सामना किया, जो इस समय अचानक एक खट्टे चेहरे के साथ खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, माफ कीजिए। फिर वह पलटी और चली गई। झोफी के लिए उसने गंदी नजर से अपना पर्स उठाया और मौजूद लोगों पर नजर डाली। फिर उसने डोंगहू और लियू फैंग को घृणा भरी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गई। अनन्या, तुम? जिया डोंग खड़ी हो गई और उससे सवाल करने के इरादे से बोलना शुरू कर दिया। इस समय हालांकि लिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ। चूंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, इसलिए वह पहले जा सकती है। चलो जारी रखते हैं। ठीक है। जिया डोंग ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और जल्दी से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अन्य लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि अनन्या क्या कर रही थी। लिन जी ने मुस्कुराते हुए रेड वाइन का एक घूंट लिया। उसके हाव भाव देखकर लियू फैंग को पता चल गया कि चाइल्ड लिन किसी चीज में दिलचस्पी ले रही थी। वास्तव में आज रात शराब पार्टी के दौरान अनन्या ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसकी दिलचस्पी जगाई। जियाओ डोंग, मेरे साथ बाहर आओ। लिन जी ने अचानक जिया डोंग के कंधे पर थपथपाया। ठीक है। जिया डोंग लिन जी के पीछे पीछे बाहर आए और उसके साथ अवलोकन डेक में एक कुर्सी पर बैठ गई। मिस जी बहुत आकर्षक है। मुझे लगता है कि जब तक वह यहाँ है, उसे किसी दूसरे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? लिन जी ने मुस्कुराते हुए जिया डोंग से बात की। जब वह कुछ तय करता तो लिन जी अपनी बात का पक्का आदमी था और जब तक वह उसे करना चाहता, वह कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ अनन्या पोकर फेस के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन जब उसने उन्हें रणविजय का अपमान करते सुना तो उसे अंदर से गुस्सा आया। वह गुस्सा आखिरकार उस पर हावी हो गया और उसने जाने से पहले एक तमाशा खड़ा कर दिया। अब तक वह अभी भी बहुत गुस्से में थी। रणविजय अनजाने में एक अधिक से अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था। उसकी आवाज़ सुनकर उसे सहजता महसूस होती थी और उसके प्यार भरे शब्दों को सुनकर उसे गर्मजोशी महसूस होती थी। सच में उसे एक स्पष्ट भावना थी कि वह शायद उससे प्यार करने लगी थी और वह इसलिए नाराज थी क्योंकि वह उसकी परवाह करती थी। जहां तक झो फेई की बात है तो वह इतनी क्रोधित थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। अगर वे वहां से चले नहीं जाते तो झो फेई उन्हें घूरता नहीं रहता और सीधे गाली देता। कुछ कमीने, आखिर वे क्या हैं? उन्होंने किसी की पीठ पीछे उसके बारे में बुरा क्यों कहा? बदबूदार गंदगी का ढेर। वे जीजा के सामने ऐसा क्यों नहीं कहते? जीजा को उन्हें मार डालना चाहिए। झो फेई ने दांत पीसते हुए कहा। वे घटिया किस्म के हैं। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल, वे लोग बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हैं, खासकर वह मोटा बेवकूफ जिसका चेहरा खराब हो गया था और वह आदमी जिसका उपनाम लियू था। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। झो फेई ने वापस आते समय उन लोगों के बारे में शिकायत की और तब तक बड़बड़ाना बंद नहीं किया जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वे पार्किंग स्थल पर पहुंच गए हैं और उस कार में बैठ गए हैं जो उन्हें यहां लेकर आई थी। उसने ड्राइवर की तरफ मुंह करके कहा, कृपया हमें होटल वापस ले चलो। ठीक है। ड्राइवर ने सिर हिलाया, इंजन चालू किया और होटल वापस चला गया। अनन्या पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने समय देखने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और पाया कि रात के 11:30 बज चुके थे। उसने रणविजय को कॉल करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे कल वापस जाना था। हालांकि जब उसने लिन जी का नंबर देखा जो सबसे ऊपर था तो अनन्या ने उसे सीधे ब्लॉक की गई कॉल की सूची में जोड़ दिया। आखिरकार उसका गुस्सा भी बहुत बुरा था। इस समय सुबह का समय था, लेकिन माउंट न्यू मून के पास समुद्र तट पर प्रशिक्षण पूरे जोरों पर था।
जू योंग और अन्य लोगों ने पहले ही 1000 पुशअप के 10 सेट कर लिए थे और वे 1000 स्क्वैट्स का पहला सेट कर रहे थे। झाओ फैंग ने उन्हें देखना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह सामने बिग डार्क डेविल शैडो के सरलीकृत संस्करण से आंदोलनों का अभ्यास कर रहा था। उसके पीछे सभी ने महसूस किया कि झाओ फैंग जो हरकतें कर रहा था वे इतनी कठिन थी कि वह वास्तव में हर 5 सेकंड में गिर जाता था। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार थी, गिरना, उठना, उठना, फिर गिरना। उसके द्वारा किए जा रहे प्रयास को देखकर सभी ने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। भले ही वे थके हुए महसूस करते हों, फिर भी वे अपने दांत पीसते हुए आगे बढ़ते रहे। इसलिए वे हर बार प्रशिक्षण का एक दौर पूरा करने के बाद ब्रेक के दौरान प्रति व्यक्ति यांकिंग वाटर की एक बोतल पीते थे और फिर कुछ मिनटों के बाद प्रशिक्षण जारी रखते थे। पहले दिन का प्रशिक्षण सुबह 2 बजे तक समाप्त नहीं हुआ। अध्याय 230। अब आप आराम कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह 6 बजे आपको प्रशिक्षण के लिए उठना होगा। झाओ फैंग ने घड़ी पर नजर डाली और जोर से कहा, क्या सिर्फ 4 घंटे की नींद? कई लोग चिल्लाने लगे। वे आमतौर पर दोपहर तक सोते थे, लेकिन उनके शब्दों ने उन सभी को प्रोत्साहित किया जो चैट करना चाहते थे कि वे तुरंत बिस्तर पर चले जाएं। उन्हें इन 4 घंटों का फायदा उठाने की जरूरत थी, वरना अगर उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिली तो वे और भी ज्यादा थक जाएंगे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि झाओ फैंग सिर्फ 3 घंटे ही सोता है। 5 बजे उठने के बाद वह पर्याप्त मात्रा में मुर्गियां, बत्तखें और गीज वापस लेने के लिए माउंट न्यूमून गया। फिर उन्हें प्रोसेस किया और उन्हें भूनने के लिए आग जलाई। भूनने के बाद झाओ फैंग ने समुद्र के स्तर पर नजर डाली, फिर धीरे धीरे चमकते हुए आसमान को घूरने के लिए दूर देखा। अपनी ताकत में वृद्धि को समझने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करने के बाद वह हंसा और समुद्र तट पर विभिन्न कठिन आंदोलनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हुश। पहला आंदोलन पूरा करने के बाद उसने स्टॉपवॉच पर नजर डाली और मुस्कुराया, 13 सेकंड। मैंने अपेक्षाकृत तेजी से प्रगति की है। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद झाओ फैंग 5 सेकंड से 13 सेकंड तक टिके रहने लगा। हालांकि वह केवल 6 सेकंड और टिक पाया, लेकिन झाओ फैंग अपनी ताकत में काफी वृद्धि महसूस कर सकता था। यदि वह इस तरह की उच्च तीव्रता वाली ट्रेनिंग जारी रखता तो जब तक आहू और अन्य लोग स्पष्ट शक्ति चरण में प्रवेश करते तब तक वह इनवर्ट स्ट्रेंथ वाला एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाता। अरे बड़े भाई फैंग, तुम उठ गए। आहू जाग गया क्योंकि उसे पेशाब करने की जरूरत थी और उसने झाओ फैंग को अकेले प्रशिक्षण लेते देखा, जिसके बाद वह अचंभित होकर उठ गया, जिसने आखिरकार उसे चौंका दिया। उसने भाई फैंग के श्रमसाध्य प्रयास पर भावना से आह भरी। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। सभी को जगह दो और हम नाश्ते के बाद फिर से प्रशिक्षण शुरू करेंगे, झाओ फैंग ने कहा क्योंकि वह अपनी हरकतों का अभ्यास जारी रख रहा था। ठीक है, झाओ हू ने सिर हिलाया। पास के शौचालय से वापस आने के बाद वह सभी को जगाने के लिए एक के बाद एक टेंट की ओर चला गया। उठने का समय हो गया है, जल्दी करो, भाई फैंग ने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। लोग एक के बाद एक टेंट से बाहर निकले। ये देखकर कि झाओ फैंग पहले से ही प्रशिक्षण ले रहा था, बहुत से लोग चुप रहे, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे और अधिक मेहनत करने की इच्छा बढ़ रही थी। जब उन्होंने खाना देखा जो लगभग पक चुका था, तो वे भावुक हो गए और झाओ फैंग की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। लगभग 5 मिनट बाद सभी ने अपना सामान पैक किया और झाओ फैंग पसीने से लथपथ सिर पर आया। उनके साथ नाश्ता करने के बाद झाओ फैंग ने सभी से डायनेमोमीटर से अपनी ताकत जांचने को कहा। परिणाम ने झाओ फैंग को संतुष्ट कर दिया। 6 महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी ने विशेष बलों के लिए आवश्यक मानक को प्राप्त कर लिया था। विशेष रूप से जू योंग, आहू और एल्डर मेंग सभी ने 100 किलोग्राम का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे पता चला कि उनकी योग्यता खराब नहीं थी। साथ ही झाओ फैंग ने पाया कि कल के प्रशिक्षण के बाद इन लोगों की ताकत 30% से अधिक बढ़ गई थी। बेशक ये ज्यादातर यांकिंग वाटर के कारण था जिसने उनके शरीर को बेहतर बनाया। झाओ फैंग का दृढ़ विश्वास था कि इस तरह के उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण के साथ कई लोग कुछ ही समय में स्पष्ट शक्ति चरण तक पहुंच जाएंगे। ध्यान दें, कल की स्थिति के अनुसार लाइन में खड़े हों। पहला राउंड 2000 पुशअप होगा, शुरू करें। इसलिए झाओ फैंग ने प्रशिक्षण को बढ़ाने का फैसला किया। झाओ फैंग ने रणविजय से सीखा कि यांकिंग जल के पोषण के तहत लोग उच्च तीव्रता प्रशिक्षण के दर्द को सहन करने में सक्षम होंगे और वे केवल कुछ दिनों में स्पष्ट शक्ति चरण तक भी पहुंच सकते हैं। ये स्थिति अपर्याप्त संसाधनों के कारण थी। यांकिंग जल के अलावा कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं था, इसलिए उन्हें झाओ फैंग की तरह सीधे स्पष्ट शक्ति चरण में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। झाओ फैंग ने सोचा कि साधना की प्रक्रिया 100 मीटर की दौड़ की तरह ही थी। अगर वे स्पष्ट शक्ति चरण में छलांग लगाते हैं तो उनकी नींव पर्याप्त अच्छी नहीं होगी। और अंत में यांकिंग जल का प्रभाव सीमित था क्योंकि यह उच्च स्तर के लोगों के लिए उतना प्रभावी नहीं था। इसलिए झाओ फैंग ने तैयारी कर ली थी। एक सप्ताह में स्पष्ट शक्ति चरण तक पहुंचने में उनकी मदद करने के बाद उन्हें अन्य प्रकार के प्रशिक्षण शुरू करने की आवश्यकता होगी, जिसमें नियम, शिष्टाचार, विदेशी भाषाएं और अन्य ज्ञान, साथ ही पेशेवर आग्नेयास्त्र जांच, छलावरण इत्यादि शामिल हैं। झाओ फैंग को जो करने की जरूरत थी वह था सैनिकों के स्तर को पार करने में सभी की सहायता करना। समुद्र तट पर गहन प्रशिक्षण से दूर जाना। शांग जिंग में अनन्या और जोऊ फी ने खुद को छिपाने के लिए धूप का चश्मा लगाया और होटल से निकल गए। बड़ी बहन यान, क्या हम नाश्ता करेंगे?
जो फी ने पूछा। नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, चलो दोपहर तक इंतजार करते हैं। जब तक तुम्हें भूख न लगे तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। मैं दोपहर में तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ। मुझे यहाँ का खाना खाने की आदत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा जीजाजी के हाथ का बना खाना खाती हूँ। जो फी ने अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अनन्या ने आज खुद को बहुत सजाया संवारा। उसने एक सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और हल्के नीले रंग की डेनिम क्रॉप जीन्स पहनी थी जो उसके शरीर को कसकर पकड़ रही थी और उसकी लंबी टांगें हमेशा से ज़्यादा उभरी हुई दिख रही थीं। इसके अलावा उसने अपने बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा था, साथ में एक हल्के गुलाबी रंग की टोपी और एक धूप का चश्मा पहना हुआ था। इस पोशाक ने अनन्या को नीरसता के बजाय जीवंतता का एहसास कराया। जो फी ने एक स्पोर्ट्स सूट पहना हुआ था जो देखने में साधारण लग रहा था और उसने अपने बालों को कंधों के चारों ओर खुला रखा था। उसने खुद को सावधानी से नहीं सजाया था बल्कि सीधे एक बड़ा धूप का चश्मा पहना हुआ था। फिर भी सड़क पर चलते समय दोनों आकर्षक महिलाओं ने अधिक ध्यान आकर्षित किया। अनन्या के गालों के उन हिस्सों को देखकर जो ढके नहीं थे, लोग बता सकते थे कि वह बहुत सुंदर महिला होनी चाहिए। जो फी ने सड़क पर एक टैक्सी पकड़ी। जब वे पीछे की सीट पर बैठे तो जो फी ने सीधे कहा, डोनफिन स्ट्रीट पर नंबर 234 पर चलो। ठीक है। ड्राइवर 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी बातें सुनने के बाद उसने सीधे कार स्टार्ट कर दी। उसने ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए अपने रियरव्यू मिरर में उन्हें देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप खूबसूरत महिलाएं मिट्टी की मूर्तियां खरीदने की योजना बना रही हैं? तुम्हें कैसे पता चला? जो फी कुछ चौंक गया। हाँ, मैं 10 साल से शांगजिंग में टैक्सी ड्राइवर हूँ, इसलिए मुझे बहुत सी जगहों के पते पता हैं। ड्राइवर हंसा, फिर कार स्टार्ट की और मुड़ गया। ओह, जो फी ने अपना सिर हिलाया। नंबर 234 डोनफिन स्ट्रीट। मुझे लगता है कि यह शेंग्युआन क्ले स्कल्पचर का मुख्यालय है, ड्राइवर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हाँ, हमने कल ही फ्लाइट बुक कर ली है और कुछ मिट्टी की मूर्तियां खरीदने जा रहे हैं, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी अद्भुत और मधुर आवाज़ ने ड्राइवर को थोड़ा हैरान कर दिया। अनन्या इस बार जो उपहार लाने की योजना बना रही थी वह मिट्टी की मूर्ति थी। जब मिट्टी की मूर्तियों की बात आती है तो उत्तर में मिट्टी की मूर्ति रणविजय सबसे प्रभावशाली थे। ऐसा कहा जाता है कि उन वर्षों में मिट्टी की मूर्ति रणविजय बहुत सक्षम व्यक्ति थे। जब तक वे ग्राहकों से आमने सामने बात करते थे तब तक वे अपने हाथों से मिट्टी को तुरंत आकृतियों में बदल सकते थे और मूर्तियां इतनी वास्तविक लगती थीं कि वे लगभग जीवित लगती थीं। मिट्टी की मूर्ति बनाना एक चीनी लोक पारंपरिक कला थी। यह एक प्रकार का हस्तशिल्प था जिसमें मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न छवियों को आकार दिया जाता था। अनन्या ने माउंट न्यू मून के दृश्यों को देखते हुए अपनी मेंगमेंग और रणविजय की छवि पर आधारित एक रंगीन मूर्ति बनाने की योजना बनाई। उसे विश्वास था कि मेंगमेंग को ये पसंद आएगी। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि रणविजय को भी ये पसंद आएगी। कल जब वह रेस्टोरेंट जा रही थी तो अनन्या ने शांगजिंग में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली जगहों की तलाश की थी। ये पता लगाने के बाद कि शेंग्युआन क्ले स्कल्पचर का मुख्यालय बहुत लोकप्रिय है, उसने आज सुबह सीधे अपॉइंटमेंट ले लिया। इस बिंदु पर अनन्या की बात सुनकर ड्राइवर चुप हो गया। कुछ झिझक के साथ उसने आखिरकार अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में बड़ी दुकानों में मूर्तियां हमेशा उच्च गुणवत्ता की नहीं होती हैं। ओह, क्या आप मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली कोई बेहतर जगह जानते हैं? जो फी को होश आया और उसने महसूस किया कि ड्राइवर उस टिप्पणी से कुछ इशारा कर रहा था, इसलिए उसने पूछा। यह कोई बड़ी जगह नहीं है, केवल एक छोटी सी दुकान है। हालांकि मालिक 70 साल का है, लेकिन वह मिट्टी की मूर्तियां बनाने में माहिर है। कई लोगों ने उसे कुछ साल पहले प्रबंधक बनने के लिए आमंत्रित किया था और कुछ लोगों ने तो उसे महीने में 4 बार मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया है और अपनी छोटी सी दुकान को छोड़ना नहीं चाहता है। इतने अच्छे व्यवहार के बावजूद उसने मना क्यों किया? जो फी ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि इस समय ड्राइवर के चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, वह छोटी सी दुकान उसकी पसंदीदा है क्योंकि उसमें उसकी और उसकी पत्नी की यादें हैं। मैंने सुना है कि दुकान को वे दोनों चलाते थे। वे कई दशकों तक साथ साथ रहे, लेकिन उनकी पत्नी की 7 साल पहले मृत्यु हो गई। इसलिए वह दुकान न केवल कई यादें समेटे हुए है बल्कि उसे पीड़ा भी देती है। उसके बच्चों ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की है, लेकिन वे हर बार असफल रहे हैं। वह वहां इतने लंबे समय से है, इसलिए वह वहां से जाना नहीं चाहता। इस टिप्पणी ने अनन्या को प्रेरित किया, इसलिए वह बुदबुदाई, कभी नहीं छोड़ना चाहता। इस बारे में सोचते हुए वह बहुत भावुक हो गई। इन 4 सरल शब्दों ने एक मार्मिक प्रेम कहानी को उजागर किया। वह आदर्श युवा जोड़ों से ईर्ष्या नहीं करती थी, बल्कि उन जोड़ों से ईर्ष्या करती थी जो बूढ़े और बुरे होने तक साथ रहते थे। चलो अब वहां चलते हैं, अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, ड्राइवर ने कहा, फिर उसने गति बढ़ा दी। डोनफिन स्ट्रीट पर पहुंचने पर ड्राइवर एक गली में घुस गया जिसके पीछे कई वैकल्पिक रास्ते थे। आखिरकार कार एक बंगले के सामने रुकी जिस पर गली के बाहर एक सड़क पर लियू क्ले स्कल्पचर्स लिखा हुआ था। हम यहाँ हैं, आप बस अंदर जा सकते हैं। मास्टर का उपनाम लियू है, लेकिन आप उन्हें मास्टर लियू कह सकते हैं, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, ये पैसे हैं और आप बदले में पैसे रख सकते हैं।
जोफी ने सीधे 50 युआन का बिल दिया और अनन्या के बोलने के बाद उसके साथ टैक्सी से उतर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 1990 के दशक में वापस आ गए हैं, क्योंकि सभी सजावट और फर्नीचर अपेक्षाकृत जर्जर थे। सबसे अंदर वाले हिस्से में एक बूढ़ा आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था, चुपचाप चाय पी रहा था। वह दाईं ओर की दीवार को थोड़ी तिरछी आंखों से घूर रहा था, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। अनन्या और जोफी ने देखा कि दीवार पर मिट्टी की मूर्तियों की एक श्रृंखला थी। हर मूर्ति में केवल 2 लोग थे, एक पुरुष और एक महिला। मूर्तियों में आकृतियां बाईं ओर युवा थीं और आदमी बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था। जैसे जैसे वे दाईं ओर बढ़े, मूर्तियों में 2 लोग धीरे धीरे बूढ़े होते गए और उनके बाल सफ़ेद होते गए। हालांकि वे अभी भी एक साथ खुशी से बैठे थे। यह एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली तस्वीर थी। अनन्या और जोफी चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी बूढ़े आदमी को परेशान नहीं किया, क्योंकि वह अपनी सुखद यादों को याद कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद बूढ़े आदमी ने उन 2 लोगों को देखा जो चाय पीते समय पास में खड़े थे। वह हंस पड़ा और कर्कश स्वर में बोला, कब से इंतजार कर रहे हो? हम अभी अभी आए हैं, अनन्या ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया। हा हा हा। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, अपना सिर हिलाया और बोला, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ़ करें। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। यहाँ आकर बैठ जाओ। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जोफी ने बार बार कहा। बूढ़े आदमी के पीछे दाईं ओर चलते हुए अनन्या और जोफी मेहमानों के लिए छोटे स्टूल पर बैठ गए, जबकि बूढ़ा आदमी एक लंबी कुर्सी पर बैठा था जिसके किनारे पर कई तरह के औजार रखे हुए थे। तुम क्या बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ? अनन्या ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ। अनन्या ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, जो फ़ोटो उसने तैयार की थी, उसे ढूंढा और कहा, ये और ये। हम तीनों को पहाड़ पर होना चाहिए। तुम इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हो? लगभग इतना बड़ा। अनन्या ने अपनी हथेलियों से इशारा किया और एक वृत्त बनाया जो 8 इंच के केक जितना बड़ा था। मैं 10 इंच की मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगी। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फ़ोन लिया, उसे शेल्फ पर रख दिया और फिर फ़ोटो में दिखाए अनुसार छवि गढ़ना शुरू कर दिया।